तो क्वेश्चन बताइए इसका क्या होगा, इसका आप को बताना है। ठीक, देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, यहां से देखो पहला क्वेश्चन है, सब हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2SO4, हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड ये नहीं होता है, H2S होता है। H2S क्या बोल रहा है, गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में प्रवाहित किया जाता है। कॉपर सल्फेट CuSO4 के नीले घोल है, इसमें प्रवाहित किया जाता है, यहाँ पर एरो आ जाएगा क्योंकि रिएक्शन कर रहा है। ठीक, रिएक्शन करा जा रहा है तो कॉपर सल्फेट का एक काला अवक्षेप प्राप्त होता है। हाँ, हाँ, और इस प्रकार सल्फ्यूरिक एसिड में घोल में रह जाता है। फिर से देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S को कॉपर सल्फेट के साथ नीले घोल में प्रवाहित किया जाता है तो कॉपर सल्फाइड बनता है यहाँ पर। ठीक, हाँ, कॉपर सल्फाइड बनेगा CuS प्लस, और क्या बन रहा है यहाँ पर, कॉपर सल्फेट बन रहा है। तो CuSO4 कॉपर, इसमें भी देखियो कॉपर सल्फाइड बन रहा है, सल्फेट नहीं बन रहा है, SO4 बन रहा है। ठीक, सल्फाइड में और सल्फेट में ये अंतर होता है कि सल्फाइड जब बनेगा तो SO4 बनेगा, और यहाँ पर दे रहा है कि कॉपर हाइड्रोजन सल्फाइड को कॉपर सल्फेट CuSO3, ये हो जाएगा यहाँ पर। एक मिनट में आपको पूरी तरीके से यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस गैस को कॉपर सल्फेट CuSO4 में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है, यहाँ पर देखो घोल में प्रवाहित किया जाता है तो कॉपर सल्फाइड बनता है। ठीक, तो CuS सल्फाइड S हो गया, कॉपर सल्फाइड बनता है और अवक्षेप प्राप्त होता है और इस प्रकार सल्फ्यूरिक एसिड में घुल जाता है। क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला, H2SO4, H2SO4, यही देखो यही नहीं आ रहा था, सल्फ्यूरिक एसिड में घुल जा रहा है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड भी है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये जो कॉपर है ये सल्फर के साथ आपको एक्सचेंज कर रहा है, तो कहीं कहीं यहाँ पर कॉपर सल्फाइड बन रहा है, और ये हाइड्रोजन जो देखोगे, हाइड्रोजन जो चला जा रहा है यहाँ पर चला जा रहा है, यानी कि डबल विस्थापन हो रहा है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको डबल विस्थापन कहां से हो रहा है, यहां से हाइड्रोजन का विस्थापन यहां पर हो गया, यहां से कॉपर का विस्थापन यहां पर हो गया। ठीक, यानी कि डबल विस्थापन दिखाई दे रहा है, यानी सिर्फ विस्थापन नहीं, ये डबल विस्थापन अपक्रिया है। विस्थापन अपक्रिया ये होता है, विस्थापन किसे कहा जाता है, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर आप संयोग करते हैं। तो सिंगल विस्थापन अपक्रिया में सिर्फ सिंगल होता है, लेकिन डबल विस्थापन अपक्रिया में दोनों चेंज हो जाते हैं, एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, डबल विस्थापन अपक्रिया इसमें हो जाएगा। तो समझ में आ गया। फिर से यहाँ पर देखो रिएक्शन में लिख देता हूँ एक बार, अगर आपको पूरा डिटेल्स, अरे लड़का आ गया था ना बार बार, दरवाजा खटखटाने लगा तो दिमाग उधर चला गया था। देखो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्या कर रहा है कि कॉपर सल्फाइड CuSO4 में क्या हो रहा है, घुल जा रहा है, यानी कि नीले लिटमस पत्र में प्रवाहित किया जाता है तो कॉपर सल्फाइड आता है यहाँ पर CuS। ठीक, CuS आ जाता है, कॉपर के साथ क्या आ जाता है यहाँ पर, सल्फर सल्फाइड, तो और प्लस यहाँ पर क्या हो जाता है, आपको क्या आ जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि H2SO4 हो जाता है। तो देख लो विस्थापन यहाँ पर, ये आपको विस्थापन अपक्रिया दिखाई दे रहा है। ठीक, यानी हाइड्रोजन यहां से देखो, हाइड्रोजन जो विस्थापित हो रहा है, ये देखो यहां पर SO4 में आकर जुड़ जा रहा है। ठीक, और यहां से SO4 देखोगे जो आपको, यहां पर SO4 और यहां पर SO4 सेम देखो ये इंटरचेंज हो जा रहा है, यहां से हाइड्रोजन निकाल रहा है, यहां से SO4 यहां पर जाकर मिल जा रहा है। वही कॉपर देखोगे, यहां पर कॉपर जो है ये आपको यहां के सल्फर के साथ जाकर मिल रहा है, तो यहां पर डबल आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलता है, यानी कि डबल विस्थापन अपक्रिया देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए, एक वस्तु, एक मिनट देख कर मत लगाओ, ऐसे भी देखोगे तो बनेगा नहीं, मतलब अगर आप बढ़िया से अपने तरफ से नहीं बनाओगे तो। क्वेश्चन नंबर 2 लगाओ, एक वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई से 0 मीटर प्रति सेकेंड वेग से नीचे गिराया जाता है। चलो इसे छोटा कर देते हैं, चलो ये लगाओ यहाँ पर। एक वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई से 0 मीटर, देखो इनिशियल वेग क्या दे रहा है, इनिशियल वेग यानी कि यू जो दे रहा है ये 0 दे रहा है, 0 नीचे गिराया जाता है गया है, वो कितना वेग से पृथ्वी की सतह से टकराएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये देखते कौन आंसर लगा रहा है। दो नंबर का क्वेश्चन लगाइए। हाँ, सबको पढ़ना है, सब लोग स्टार्ट कीजिए, सभी लोग स्टार्ट कीजिए। फिरदौस खान जहां पीडीएफ दिया जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा, अभी 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 क्वेश्चन आप लगाओ। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि जब हम ऊपर फेंकते हैं वस्तु को तो गुरुत्व हम लोग माइनस में कर देते हैं, माइनस। ठीक, लेकिन जब नीचे गिरता है तो प्लस में करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि
एच जो होता है वो हाइट हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, जहां एस की जगह पर आ जाता है। तो एक आपको होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2, क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ, 2 एस होता है ना, यही ना होता है, ये एस यहाँ पर दूरी हो जाता है। अब इसी फार्मूला को लगाकर तुम अपना बनाओगे, ठीक, यही फार्मूला v के v स्क्वायर रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखोगे जीरो, तो ये तो काम ही खत्म हो जाएगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, जीरो के स्क्वायर करोगे जीरो ही आएगा, तो इसका तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक। बाकी बचा तुम्हारा 2as, 2 यहाँ पर लिखोगे, ए की जगह पर क्या लिखोगे, ए की जगह पर तो एक्सीलरेशन किसका लगेगा, पृथ्वी का, तो यहाँ पर जी लिख दोगे। और यहाँ पर एस या एस की जगह पर क्या होगा, एस मतलब दूरी, तो ऊपर की तरफ जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है, एच एच दूरी हो जाएगा, एच दूरी, बस इसी पर फॉर्मूला पर बैठा लो, देख लो क्या बोल रहा है, 40 मीटर की ऊंचाई से, 40 मीटर की ऊंचाई से है, ठीक। तो हम देखेंगे यहाँ पर वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू जी, जी आ रहा है, जी का वैल्यू क्या होता है, मान लो यहाँ पर जी का वैल्यू हम 10 मान लेते हैं, हाइपोथेटिकली 10 होता है, अगर हम लोग 9.8 नहीं मानते तो 10 मान लेते हैं। और गुणा क्या बोल रहा है यहाँ पर, एस, एस मतलब कि ऊंचाई कितना दे रहा है, 40 मीटर दे रहा है। इसको अगर काटम कुटम करोगे तो निकल कर आ जाएगा, क्योंकि ये क्या यहाँ पर आ रहा है, ये हो जाएगा आपका 400, हो जा रहा है 400, बताओ, हाँ 400 है कि इतना मीटर की ऊंचाई से इतना बेग से नीचे गिराया जाए तो वो कितना बेग से पृथ्वी पर सतह पर टकराएगा। और 2 यहाँ से हो जाएगा तो 4 दूनी के 800 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या निकल कर आएगा बताओ। अगर देखो यहाँ पर 10 नहीं मानना है ना, तो यहाँ पर तुम 9.8 ही लिख कर देखो, तो 10 पर नहीं आ रहा है, क्योंकि रूट में चला जा रहा है, 10 पर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर तुम 9.8 मान कर देखो, ठीक। यहाँ पर क्या करो कि तुम 9.8 मानो, क्योंकि अगर यहाँ पर कंडीशन दिया रहता है कि हम जी बराबर क्या मानेंगे, 9.8 मानेंगे या 10 मानेंगे, ठीक। तो यहाँ पर 9.8 मान कर देखो, क्योंकि भी 10 पर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 2 का 2 रखेंगे, फिर क्या रखेंगे हम लोग, 40 रखेंगे, 40, और जी रख लेंगे हम लोग 9.8। अब इस कंडीशन में तुम बनाओगे तो ये रूट में जाएगा, और यहां से ये कट जाएगा, यहां से एक बिंदु है, यहां से कटेगा, तो 2 इंटू 4 इंटू 98, इसे रूट में डालो, देखो क्या आ रहा है, ठीक। 98 को हम क्या लिख सकते हैं, ये किसी से कटेगा देखो तो, 98 किसी से कटेगा, 9 49 कट जाएगा, यहां से 2 हो जाएगा, और इंटू 4 इंटू 2, यहां से देखो ये 2 से एक 2 निकल जाएगा, यहां से 2 हो जाएगा, यहां से 4 से एक 2 निकलेगा, 2 हो जाएगा, यहां से 7 निकल जाएगा, 4 दूनी 8 सचो के 28, यहाँ पर 28 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर देखो बात ये नहीं है, बात ये था कि यहाँ पर जी का वैल्यू नहीं आपको मेंशन किया गया था, वरना ये आराम से क्वेश्चन बन जाता, ठीक। यानी कि हम लोग सबसे पहले 10 रखे हैं, तो ये क्वेश्चन नहीं बन पाया है, वो एक्यूरेट आंसर नहीं आ पाता, पॉइंट में आ पाता, लेकिन हम लोग जब 9.8 रखे हैं तो बन गया है। फिर से ये इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2ah 2gh हो जाएगा, मतलब फिर ऊपर से जब नीचे गिरता है तो, क्योंकि ये u बराबर क्या दिया हुआ है, 0 दिया है, प्लस 2 इंटू जी जो दिया हुआ है ये हम लोग 9.8 रखेंगे, और इंटू एच जो दिया है 40 दिया है, ये दिया है, यानी इंटू यहाँ पर 8 रख लो। अब क्योंकि भी स्क्वायर बराबर ये दिया है, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, भी बराबर रूट में चला जाएगा, 2 इंटू 9.8 इंटू 40, और यहाँ से अगर पॉइंट हम उड़ाते हैं तो एक जीरो यहाँ से खत्म हो जाता है, और ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे तो इसको तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 49 दूनी हो जाएगा, तो 49 एक 7 निकल कर आ जाएगा, 2 2 से 2 निकल कर आ जाएगा, और 4 से 2 निकल कर, यानी 28 आराम से, ये आपको 28 आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, 28 आंसर हो जाएगा। चलो, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए, इसे लगाइए, क्वेश्चन नंबर 3, चलो क्वेश्चन नंबर 3 लगाओ। अंतरिक्ष में तारों के टिमटिमाते को निम्न में से क्या कारण है, अंतरिक्ष में जो तारे टिमटिमाते हैं इसके कारण बताना है आप लोगों को। सभी लोग लगाइए क्वेश्चन, थोड़ा न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन उसमें समय देना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन लगाओ सभी लोग, पढ़ाई पर ध्यान दो, इधर उधर की बात करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखो रेलवे में भी जस्ट लाइक ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था न्यूमेरिकल टाइप का, तो और आपको हर एग्जाम में न्यूमेरिकल दे रहा है तो पढ़ना पड़ेगा। अंतरिक्ष में तारे जो टिमटिमाते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में बहुत से धूल कण ड्रॉपलेट हैं, अंतरिक्ष में तारे टिमटिमाते हैं, और अंतरिक्ष से जब आपको प्रकाश चलता है तो हमारे वायुमंडल में, अंतरिक्ष में नहीं, हमारे वायुमंडल में बहुत से पानी है, उसका ड्रॉपलेट है,
मतलब उसका बूंद है पानी का, धूल है, कण है, इस पर प्रकाश पड़ता है और वो अपना डायरेक्शन थोड़ा विचलित करता है, मतलब इधर से उधर, तो सेम पोजीशन में वो वस्तु नहीं दिखाई देता है, कुछ चमकते दिखाई तो देगा लेकिन इधर उधर होते हुए दिखाई देगा, यानी कि टिमटिमाना उसे हम लोग कहते हैं। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण मतलब जो सेम पोजीशन में वस्तु होता है वो नहीं दिखाई देता है। यानी अगर वस्तु यहाँ पर है तो या तो यहाँ पर दिखाई देगा, या ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, या तुम्हारा टेढ़ा दिखाई देगा। यही चीज होता है अपवर्तन में, क्योंकि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में डालती है, या तो अभिलंब की तरफ जाएगी या तो अपलंब से दूर जाएगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर कम से कम घनत्व से अधिक घनत्व में आ रही है तो अपलंब की तरफ हो जाती है, अगर अधिक घनत्व से कम घनत्व की तरफ जा रही है तो अपलंब से दूर चली जाती है। ठीक, तो ये चीज होता है, ये प्रकाश के आपको अपवर्तन जो होता है, जैसे कि पानी में अगर छड़ डाला जाए टेढ़ा दिखाई देता है, सिक्का डाला जाए पानी में ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तारे का टिमटिमाटा, ये भी एक सेम आपको प्रक्रिया से होता है। ठीक, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। चलो इसे लगाओ। विद्युत धारा को पता लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली कौन सा उपकरण है? देखो विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमीटर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन विद्युत धारा को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर जो विद्युत परिपथ में थोड़ा सा धारा को पता लगा लेता है, ये यानी धारा कम परास का भी होगा तो ये पता लगा लेगा। फोटोमीटर द्वारा गहराई मापी जाती है, समुद्री गहराई मापी जाती है। अल्टीमीटर द्वारा क्या मापी जाती है? तो ऊंचाई मापी जाती है। ठीक, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है तो। हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये इसे लगाओ क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन जो भी आम पेन है, ये देखते हो पेन जिसके नख में छोटा से आप देखोगे बिंदु की तरह आपको घूमने वाला लगा रहता है। ठीक, जिससे वो आपको कभी-कभी देखते होगे कि हम लोग एग्जाम जब देते थे तो वो कभी-कभी निकल जाता था, यानी उसमें से बॉल जो होता था, जिसे बुट्टी हम लोग आम भाषा में बोलते थे, उससे निकल जाता था। ठीक, फिर वो बर्बाद हो जाता था। वैसे बॉल पेन में जो वो काम करता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है कि वो अच्छे से लिख पाता है? ये पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है, क्योंकि पृष्ठीय तनाव ना रहे उसमें तो लिखा ही नहीं पाएगा। ठीक, तो पृष्ठीय तनाव के हिसाब से ये काम करता है, सरफेस टेंशन के हिसाब से। सरफेस टेंशन क्या कहता है? कोई भी लिक्विड है वो बहुत क्षेत्र घेरने की कोशिश करती है। क्या करती है? कम क्षेत्र। तो कहोगे सर जी ये इसमें कहां से बॉल पेन में आ जाएगा? भाई जो निब होती है, निब मतलब कि जो तुम्हारा लीड भरा जाता है, लीड जिसे लोग बोलते हैं, लीड में आपको लिक्विड होता है, वो भी तो कम ही क्षेत्र करती है, तभी ना वो पूरा पसर नहीं पाती है, यानी कि जो लिखोगे वही आपको दिखाई देता है। वरना अगर उसमें पृष्ठीय तनाव कम रहता तो वो फैल जाती, अब फैल जाती तो पूरा पेपर पर इधर से उधर छितर बितर। जैसे एगो आता है ना, एगो अलग टाइप के कलम आता है, उसे क्या तो बोला जाता है, देखो उसको, कि उसका इंक एकदम चितरा जाता है। ठीक, तो वो ऐसा नहीं होता है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठीय तनाव। जैसे कि बारिश की बूंद गोल क्यों होती है? बारिश की बूंद तो इतना बड़ा होना चाहिए, बारिश की बूंद तो घनाकार भी होना चाहिए, नहीं, वो क्या करती है कि बहुत कम क्षेत्र घेरने की कोशिश करती है। लिक्विड में एक क्वालिटी होती है कि वो बहुत कम क्षेत्र घेरने की जब कोशिश करती है, उसे ही पृष्ठीय तनाव कहा जाता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन हो जाएगा। चलो, जैसे कि हम लोग दाढ़ी उड़ी बनाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं तो तुम देखे होगे कि जो दाढ़ी बनाया जाता है वो एक ब्रश आता है, तो इसे गाज मिलाया जाता है, पहले साबुन उबुन लगाकर ऐसे 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 मिलाया जाता है, वो आपस में चिपक जाता है। सेम वही कहानी है, आगे देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। उर्वरक क्रांति का ये माफ करना, उर्वरक को क्रांति का संबंध है, यानी उर्वरक फर्टिलाइजर्स के जो आपको उत्पादन है, वो उत्पादन करने के लिए कौन से क्रांति किया गया था उर्वरक से संबंधित? तो भूरी क्रांति किया गया था। भूरी क्रांति को ही क्या कहा जाता है? धूसर क्रांति कहा जाता है। तो 6 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? भूरी क्रांति। देखो पृष्ठीय तनाव का उपयोग अब कहाँ करते हैं? जहां जैसे कि मच्छर को मारना है अपने नाली में, तो किरासिन तेल डाल दो, पृष्ठीय तनाव घट गया, डूब के मर जाएगा उसका लार्वा। तो ये सब में पृष्ठीय तनाव का उपयोग किया जाता है। उर्वरक क्रांति जो है इसे धूसर क्रांति कहा जाता है, यानी कि आप भूरी क्रांति कहा जाता है। प्रमुख जो क्रांति संबंधित है वहां पर मैं यहाँ पर नोट्स में डाल दिया हूँ, जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। एम स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा 5 लोगों के साथ किया गया है। तो ये देखोगे इसमें ये भी है स्वामीनाथन जी। ठीक, तो जो 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था, सबसे अधिक पॉजिटिव प्रभाव पड़ा था आपको चावल और गेहूं पर, सबसे अधिक गेहूं पर पड़ा था, फिर चावल पर, और इसका नेगेटिव हरित क्रांति का तिलहन पर पड़ा था। श्वेत क्रांति का उत्पन्न दूध उत्पादन से, ऑपरेशन फ्लड भी इसे कहा जाता है, दूध उत्पादन से। नीली क्रांति का मत्स्य उत्पादन है या मछली क्रांति के। भूरी क्रांति का उर्वरक उत्पादन देखो, इसे ही धूसर क्रांति कहा जाता है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है।
पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से है, लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से है, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, जो अलग अलग नदी जो है जिसमें कम पानी है वो अधिक वाला पानी से नदी को जोड़ा जा रहा है, और नदी जोड़ो परियोजना अमृत क्रांति, गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है, स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है, और खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। चलो आगे क्वेश्चन लगाओ 7 नंबर। निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है? यानी इसमें न्यूनतम वेग होगा, कांच में जाएगा तो इसका न्यूनतम वेग होगा। ये किस रंग का न्यूनतम वेग होता है? तो जिसका परिकीर्णन अधिक होगा लेकिन तरंगधार कम होगा, उसका वेग कांच में न्यूनतम होगा। जो ये में एक आंसर क्या होगा? बैगनी हो जाएगा। सो बैगनी का क्या होता है? कांच में न्यूनतम वेग होता है, इसे याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। बैगनी का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है और वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसे भी याद रखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। समझ में लो। चलो, लाल का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है, और नहीं, लाल का परिकीर्णन नहीं सबसे अधिक होता है, लाल का परिकीर्णन सबसे कम होता है, वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, यानी तरंगधार लाल का सबसे अधिक होता है। और अगर सबसे अधिक परिकीर्णन पूछे किसका होता है? बैगनी का। सबसे कम पूछे लाल का हो जाएगा। लाल का सबसे अधिक तरंगधार होता है, बैगनी का सबसे कम तरंगधार होता है। सबसे अधिक तेज गति से अगर शीशा संचलन करेगा तो कौन करेगा? लाल करेगा। सबसे तेज गति से नहीं, न्यूनतम गति से करेगा तो कौन करेगा? बैगनी करेगा। तो ये सब पता आपको होना चाहिए। क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किसी आवर्त में बाएं से दाएं, देखो आवर्त जो सारणी है, अवध सारणी जो बहुत लोगों ने अवध सारणी दिया है, लेकिन मुख्यतः हम लोग दो लोगों के बारे में पढ़ते हैं, एक तो मोस्ले, एक मेडलिफ। सो मेडलिफ जो अवध सारणी देने की कोशिश की है, वो आपको परमाणु द्रव्यमान के फलन बताया, यानी कि परमाणु की जो विशेषता होगी वो उसके द्रव्यमान के फलन बताया। जो सजाना भी था द्रव्यमान के फलन में सजाए, यानी द्रव्यमान के अकॉर्डिंग सजाए। वही जो मोस्ले आए वो परमाणु क्रमांक के फलन दबाए, यानी कि परमाणु संख्या के आपको फलन दर्शाए, यानी परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग जिसका ऊपर परमाणु क्रमांक होगा वो नीचे होगा, जिसका कम होगा सबसे ऊपर होगा, यानी कम से बेसी की तरफ इन्होंने बताया। और परमाणु द्रव्यमान वाला जिसका कम परमाणु द्रव्यमान है वो पहले रहेगा, फिर बाद में जिसका रहेगा वो कौन बताए थे? वो बताए थे मेंडलीव। ठीक। अवध सारणी में दाएं से बाएं, हम कभी भी अवध सारणी देखते हैं तो आप लोग देखोगे अवध सारणी जो बना होता है, आप लोग पढ़े होगे अवध सारणी जो बना होता है, आप लोग देखोगे। ठीक। सो अवध सारणी में देखोगे ये आपको ऐसे मतलब कर कर ये आपको 18 खंभा आता है, 18 खंभा आता है, ऐसे कर कर 18 खंभा। लेकिन ये जो आपको लेटा हुआ होता है ना, ये जो लेटा हुआ, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं बताओ? इसे अवर्त कहते हैं। इसे ही अवर्त कहा जाता है, मतलब कि यहाँ ये तुम्हारा बायां हो गया, और बायां से दायां की तरफ अगर जाओगे वो तुम्हारा अवर्त हो गया। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, इधर भी हाइड्रोजन लास्ट में रखा जाता है, फिर हीलियम भी होता है। तो ये देखो कि इधर से इधर जब बढ़ते हो, यानी कि कहीं ना कहीं तुम अवर्त, ये अवर्त में जो बढ़ते हो, तो ये क्या करते हो? तुम्हारा क्या क्या प्रभावित होता है? तो बाएं से दाएं बढ़ने पर परमाणु के आकार में क्या होता है? कमी होता है। पूछो कमी क्यों होता है भाई? तुम लोगों को लगेगा कि उधर तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा होना चाहिए, नहीं, कमी होता है। पूछो क्यों कमी होता है? हम लोग जानते हैं कि परमाणु क्या होता है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और कोई भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहरी कक्षा में होता है। जब हमें बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे, इधर से इधर की तरफ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कक्षा में बढ़ती है, कक्षाएं की संख्या नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कक्षा में बढ़ती है। जिसके कारण क्या है, वो उनका इस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर प्रोटॉन है, इनके बीच के जो है आकर्षण बल और भी अधिक हो जाते हैं। सो आकर्षण बल अधिक होने के कारण क्या होता है? परमाणु का आकार घट जाता है, त्रिज्या भी घट जाता है। ठीक। सो त्रिज्या भी घटेगी और परमाणु के आकार भी घटेगा। अब हम बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे, तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, बी। वैसे ही जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ, ये वाला आप खाना में आप जाइएगा ऊपर से नीचे की तरफ, तो क्या होता है? इसमें परमाणु का आकार खुद ही बढ़ जाता है। ठीक। तो अगर आपसे उल्टा कर कर क्वेश्चन पूछे कि आपको कि हम कहां से जा रहे हैं, दाएं से बाएं अगर जा रहे हैं, तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा? बढ़ेगा, और परमाणु का आकार बढ़ेगा। लेकिन जस्ट इसके उल्टे बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या हो जाएगा? घटेगा, और परमाणु त्रिज्या भी घटेगा, परमाणु का आकार भी घटेगा। ठीक। चलो आगे चलते हैं। याद है वो क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य को अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है, जबकि टांगे वास्तविक आकार की दिखाई देती है। दर्पण अंशों की शेष कैसी है? चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो। अब ऐसे कुल क्वेश्चन तुम्हारा टू द एकदम पॉइंट नहीं होता है, ये सोचने पर मजबूर करता है कि इसमें पूछ क्या रहा है, और एक ऑप्शन क्या दिया हुआ है, और हमको आंसर क्या लगाना है। यानी ये दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन अपने आप में छिपाए रहता है, और ये तुम्हारा माइंड से खेलने वाला क्वेश्चन है। चलो बताओ।
सर आपका बाल लहरा रहा है। फिरदौस तुमको हम लहरा देंगे, चुपचाप क्वेश्चन लगाओ नहीं तो। आपका बाल लहरा रहा है, आपको मुंडी लहरा रहा है, अरे कुछ लहराने तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे बाल लहरा गए तो मतलब क्या हुआ? ठंडा है क्या कि तुम मतलब मिठाई बटा जाए बाल लहरा गया तो? अजबे हाल है तुम्हारा। भाई बाल लहरा रहा है, हम मुंह हम ध्यान नहीं दे रहे, तुम ध्यान दे रहे हो बाल लहरा रहा है सर जी, नाक बह रहा है सर जी आपका। हाँ? आप पूछ दो, बुड़बक नहीं ना। जो मेन जो काम के लिए आए वो काम करना ही नहीं है, बस उल बुल उल बुल उल बुल कुछ बोलते रहना है। हाँ, चलो यहाँ पर देखो देखो फास्ट करवाने की बात नहीं है, समझ में भी तो आना चाहिए सबको। यहाँ पर देखो, दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है। तो अगर मान लो यहीं पर मान लो यही फिरदौस हो गया, ठीक। ये फिरदौस मान लो अभी बदमाशी करे करे चित्र बना दे रहे हैं, ठीक। ये मान लो इसका टंगरी हो गया, इसका हाथ हो गया। अब ये देखो यहाँ पर लगा हुआ है दर्पण, यहाँ पर लगा है दर्पण, ये रहा इसका दर्पण, ठीक। अब ये जो दर्पण लगा है तो फिर इसका एक प्रतिबिंब बनता है, ठीक। तो क्या करें, दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य का अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है। तो इसका सिर कितनी को हो गया? इतनी को हो गया, ठीक। एक मिनट, बहुत ही छोटा हो गया ये तो। मान लो एक सिर इतनी को हो गया, ठीक। एकदम इतनी को मार दिया, लगा पोलियो मार दिया है सिरे में, ठीक। अभी सिर हो गया और सिर के साथ साथ इसका शरीरों क्या हो गया? छोटी को हो गया। देखो इस शरीरों क्या हो गया? छोटी को हो गया, ठीक। शरीरों बेचारा के छोटी को हो गया नहीं करा छोटी को। और इसका पैरवा क्या हुआ? बड़े को हो गया, ठीक। अगर अगर पैर बड़े को हो गया, यहाँ पर देखो इसमें क्या हो रहा है। तो यहां से जब दर्पण देखेंगे, ये वाला जो दर्पण देखेंगे, ये वाला, तो ये वाला जो छोटा चीज जो बड़ा है यहाँ पर उसको छोटा कर रहा है, यानी उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण क्या करता है कि बड़ा चीज को छोटा कर देता है, यानी कि ऊपर लगा है उत्तल दर्पण और नीचे सेम सेम है। देखो नीचे जो दिखाई दे रहा है आकार सेम दिखाई दे रहा है, यानी कि शेष रह जा रही है आकार। तो नीचे समतल दर्पण लगा है, यानी ये दोनों दर्पण से मिलकर बना है, उत्तल और समतल दर्पण से मिलकर बना है, ठीक। यहाँ पे देखो, ये देखो ऑप्शन डी मत लगा देना, उत्तल ऊपर होगा नीचे समतल होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, सी। समझ में आ गया? चलो चलो ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 10 लगाओ, ये 10 लगाओ, ठीक। क्वेश्चन 10 अब हो गया, ये लगाओ 10। पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? पृथ्वी जो है एक तो गोला है और ऊपर से गोला है, तो पृथ्वी क्या है? ये एक आपको खराब उष्मा का अवशोषक भी है और खराब विकिरण भी है, यानी कि विकिरण भी खराब करता है, मतलब उतना नहीं, और उष्मा का अवशोषण भी खराबे करता है, यानी कि ठीक। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जितना लेता है उतना लौटाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत कथन को बताइए। हम अपने वायरिंग देखते हैं, घर में जो वायरिंग होता है वो कैसे क्रम में होता है? पैरेलल क्रम में होता है। सो हम घर के वायरिंग देखते हैं और उसमें एक तार लगा होता है, आप लोग जानते हैं। तो ये तार जो होता है ये किस पर निर्भर करता है? यानी तारवा जो बनता है ओकरा में मटेरियल लगता होगा, वो मटेरियलवा केकरा पर निर्भर करी, ठीक। तो ये सबसे पहले निर्भर करता है तार की सामग्री पर। तार बनल केकरा पर बा? तार केकरा ले बनल बा? चांदी के बनल बा, तांबा के बनल बा, एल्युमिनियम के बनल बा, लोहा के बनल बा, केकरा बनल बा? चांदी के बनल हुई तो सबसे अधिक ओकरा में इलेक्ट्रिसिटी टन देनी भागी, एकदम बहुत ज्यादा छुड़ मार दिए क्या टन देनी यानी मर दिए, ठीक। तो ये एक तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस मटेरियल का बना हुआ है, यानी तार की सामग्री पर ऊपर निर्भर निर्भर करेगा कि तार का प्रतिरोध क्या होगा। जब सामग्री अच्छा होगा तो प्रतिरोध आपको कम होगा, सामग्री खराब होगा जैसे कि चांदी होगा तो प्रतिरोध अपने आप ही कम होगा। अब इसी में हम कुछ और लगाते हैं तो उसका प्रतिरोध अपने माने ज्यादा हो जाता है। तो ये तो चीज हो गया। ये तार की लंबाई के सीधे अनुपात में होता है, जब हम ज्यादा से ज्यादा लंबाई बढ़ाते हैं तो क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है बताओ? गलत कथन को इसमें छाटना है। ये तार की लंबाई के सीधे अनुपात में होता है बोल रहा है। ये इसको हम लोग तले किनारे रखते हैं। आगे वाला देखो, ये तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के सीधे अनुपात में होता है, यानी कि तार के अनुप्रस्थ काट के जो क्षेत्रफल है उसके सीधे अनुपात में होता है, ये दे रहा है। इसको भी किनारे रखो क्योंकि ये दोनों को समझाते हैं तुमको, ठीक। फिर तीसरा देखो, ताप में वृद्धि के साथ धातु ताप प्रतिरोध बढ़ जाता है, ये तो सही है। जैसे जैसे प्रतिरोध होगा, भाई प्रतिरोध मतलब विरोध, यानी कि बिजली को प्रवाहित नहीं करने दे रहा है, और जब नहीं करने देता है तो क्या होता है? अपने आप ही तारवा गर्म हो जाता है और कभी कभी तारवा में विस्फोट हो जाता है, यानी कि कहीं कहीं अगर तापमान बढ़ रहा है तो प्रतिरोध अपने आप ही बढ़ जाता है। ये दोनों तो तुम लोग ऊपर वाला जान रहे होगे। अब ये क्या होता है? तार की लंबाई जो होते हैं ये सीधे अनुपात में होते हैं। किसके अनुपात में होते हैं? सीधे। यानी लंबाई बढ़ेगा तो अपने आप ही प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और अनुप्रस्थ
काट के जो होते हैं ये आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर ये जो होना चाहिए यहाँ पर आपको जो तार के क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होना चाहिए, यानी कि अगर तार का क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध क्या हो जाना चाहिए, घट जाना चाहिए। ठीक, तो समझ में आ गया 11 का क्या हो जाएगा। बाग सर जी जल्दी जल्दी करवाइए ना। अरे जल्दी जल्दी नहीं, साइंस है भाई, एक बार समझ लो। इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर सी हो जाएगा जो कि गलत दिया हुआ है। ठीक, सीधे अनुपात में नहीं है, यूनिवर्सल है। क्वेश्चन नंबर 12, विरामावस्था से, चलो जल्दी जल्दी करवाते हैं, चलो ठीक है आगे देखो। विरामावस्था से 10 केजी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल 4 सेकंड के लिए लगाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य गणना कीजिए। ठीक, तो क्या कह रहा है भैया, ये देख लो, पहले नंबर 10 केजी मास दे दिया, यहाँ पर द्रव्यमान दे दिया, विरामावस्था दे रहा है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रहा है। यहाँ पर देखो विरामावस्था से 10 न्यूटन बल, बल बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है एम ए, ए में होता है। अब यहाँ पर 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन यहाँ पर रख लो, एफ के वैल्यू दिया हुआ है। मास यहाँ पर दिया हुआ है, मास कितना दिया, 10 केजी दिया है, यानी कि द्रव्यमान 10 केजी है। और एक्सीलरेशन निकाल लो यहाँ से, 10 से 10 कट जाएगा, यानी एक्सीलरेशन बराबर आएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी हम यहाँ से देख लीजिए कि एक्सीलरेशन क्या आ रहा है, एक्सीलरेशन आ रहा है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या कह रहा है कि 4 सेकंड के लिए इस पर बल लगाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य का गणना कीजिए। कार्य क्या होता है भाई, कार्य क्या होता है बताओ। पहले कार होता है, डिस्प्लेसमेंट आपको ज्ञात करना पड़ता है, यानी दूरी। कार आपको डिस्प्लेसमेंट होता है, और आपको क्या होता है, फोर्स के इनटू होता है, तो कार को ज्ञात कर सकते हो। ठीक, तो यहां पर हम देखेंगे, क्या देखेंगे, एस पहले निकाल लेंगे, दूरी निकाल लेंगे, कितना दूरी तय किया, तो एस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एटी स्क्वायर। तो यहां से हम देखेंगे कि यूटी, क्योंकि विरामावस्था से चल रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक जो वेग है वो 0 दिया है, क्योंकि देखो विरामावस्था से चल रहा है, तो इसको तो ऐसे ही गायब कर दो, ये 0 हो जाएगा। बचा क्या, हाफ एटी स्क्वायर बचा, तो यहाँ पर हम लोग हाफ लिखेंगे, और एक्सीलरेशन का वैल्यू हम लोगों के लिए कितना आया है, 1 आया है, और गुण टी का कितना दे रहा है, 4 दे रहा है, 4 के स्क्वायर कर देंगे, 4 के स्क्वायर यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर लिख लो, बराबर हाफ हो जाएगा, और इंटू 4 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, यहाँ से 2 बार में 4 दूनी के 8 आ जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना निकल कर आ गया है, विस्थापन निकल कर आ गया है, या दूरी जो निकल कर आ गया है 8 निकल कर आ गया है। तो 8 दूरी निकल कर आ गया है, और फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स यहाँ पर देखो, फोर्स दे रहा है तुम्हारा 10 न्यूटन। तो वर्क डन बराबर क्या होता है, एफ एस होता है, एफ एस, और यहाँ पर देख लो 10 इंटू कितना दे रहा है भाई, 8 दे रहा है, 8 आया है यहाँ पर। एस जो आया कितना हो जाएगा, 80 जूल हो जाएगा, आराम से लगा लेना, कितना हो जाएगा, 80 जूल हो जाएगा। समझ में आ गया। हाँ, अरे कोई क्या आया जी, कि सब दांत चिपोर रहे हो। 80 जूल आ गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 80 जूल आ गया। चलो आगे चलते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, अग्नि का सही वर्णन बताइए। अग्नि है का भाई, आराम से जानते हो कि ये बहुत दूरी तक मार करने वाला क्या है, मिसाइल है, यानी दीर्घ प्रास वाला। अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकंड, अग्नि थर्ड, बहुत दूर तक आपको मार करने वाला मिसाइल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, दीर्घ प्रास मिसाइल है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, निम्न में से कौन सा तत्व स्वार्थिक विद्युत ऋणात्मक होगा। स्वार्थिक विद्युत ऋणात्मक कब होगा, तत्व देखोगे, इसमें से कौन सा हो जाएगा स्वार्थिक विद्युत ऋणात्मक, मतलब जल्दी से किसी से अपना बॉन्ड बना लेवे, तो स्वार्थिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कहा जाता है यहाँ पर फ्लोरीन हो जाता है। हेलोजन के देखे हुए सबसे ऊपर आता है फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन आता है, तो फ्लोरीन जो होता है सबसे रिएक्टिव होता है, इसे भी याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा। देखो आवर्त सारणी में फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। जो आवर्त सारणी के समूह 17 के अंतर्गत आता है, इसे हेलोजन कहा जाता है। किसी भी समूह के ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मक कम होती है, यानी जब हम अभी तो देखिए आवर्त के ऊपर में बात करें, जब जो 18 को समूह है, ये देखोगे ऊपर समूह है, सो ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो क्या होता है, यहाँ पर देखो साफ साफ बोल रहा है कि विद्युत ऋणात्मक क्या हो जाती है, कम होती है। लेकिन अवर्त में देखोगे बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसे भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। ठीक, और सबसे कम विद्युत ऋणात्मक कौन होता है, सबसे कम होता है फ्रांसियम, या सबसे अधिक धनात्मक पूछ सकता है, तो ये कौन होता है, फ्रांसियम होता है। चलो आगे देखते हो, क्वेश्चन नंबर 15, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी अगर क्षमता जो है +2 है। ठीक, तो क्षमता बराबर डायप्टर बराबर क्या होता है, डायप्टर बराबर होता है 1/f, और ये सेंटीमीटर में होता है। ठीक, ये आप लोग को पता होना चाहिए कि क्षमता बराबर डायमीटर बराबर क्या होता है, 1 बाई फोकल लेंथ, लेकिन सेंटीमीटर में फोकल लेंथ होता है। हाँ, मीटर में होता है, तो ये चीज आपको सेंटीमीटर में यहाँ पर मैंने लिख दिया, असल में ये मीटर में होता है, क्या होता है, मीटर में। ठीक, चलो मीटर में होता है। तो डी डी कितना दिया है, यहाँ पर डी दिया है 2, 2 दिया है, यहाँ पर डी क्या दिया है, 2 दिया है, बराबर क्या ज्ञात करना है, उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी
जिनकी क्षमता +2 है। तो एक आपको मीटर में 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? सेंटीमीटर में ही निकालना पड़ता है, एक बात ध्यान में रखना। तो ये होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक? तो यहाँ से आप देखोगे F यहाँ नीचे आ जाएगा, यहाँ से ये 2 जो हो जाएगा 50 बार में कट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर 50 सेंटीमीटर। थोड़ा हम इसलिए आपको जल्दी-जल्दी बता रहे हैं कि मैथ का सवाल इसमें है, एक तरफ से फिजिक्स भी है, मैथ भी है, ये चीज़ है। अब ये कौन सा लेंस हो जाएगा भाई? लेंस हो जाएगा ये उत्तल। क्यों भैया उत्तल क्यों लेंस हो जाएगा? यहाँ पर देखो, ये का फोकल लेंथ प्लस होता है, मतलब घनात्मक होता है और क्षमता भी घनात्मक होता है। ये किसका होता है? उत्तल लेंस का होता है। तो क्वेश्चन दोनों पूछ सकता है कि इसका क्या हो जाएगा? फोकस दूरी क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, और लेंस में पूछे तो क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस साफ-साफ दिखाई दे रहा है तुमको। चलो आगे चलते हैं। हाँ, चलो। याद है वो क्वेश्चन नंबर 16? पुरानी किताबें, जो पुरानी किताब होती है वो भूरा हो जाती है। पुरानी किताब बहुत दिन से रखोगे तो उसमें क्या होता है कि वायुमंडल की जो नमी होती है उसके साथ ऑक्सीडेशन होता है, और जो किताब बना होता है वो किससे बना होता है? खोई से बना होता है, जो ईख का खोई होता है ऊपर वाला भाग, या जो बड़ा-बड़ा पेड़ को काट कर, जो कि ठंडा वाला क्षेत्र में पेड़ मिलता है, मुलायम होता है, उसको काट कर बनाया जाता है, यानी कहीं ना कहीं सेलुलोज की बनाया जाता है। सो सेलुलोज में क्या होता है? ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? रंग होता है उसका भूला, भूला पड़ जाता है, ठीक? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। 17 देखो, धातु के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगधर का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉन उत्क्षेपण होने लगता है। यानी कि कोई धातु का पृष्ठ है मान लो यहाँ पर, और उस पर एक आपको क्या करे? तरंगधर का प्रकाश आने लगा, प्रकाश आने लगा, तो उसमें से क्या निकलने लगा? इलेक्ट्रॉन निकलने लगा। इसे ही तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है, जो कि आइंस्टीन को मिला था, इन्हें सिद्ध किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 में आइंस्टीन को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिल गया था भौतिक के क्षेत्र में। तो ये क्या होता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है, ठीक? इसे क्या कहा जाता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। जैसे सिलिकॉन का यूज कर हम लोग सोलर सेल का बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। क्वेश्चन नंबर 18 नीचे की तरफ मैं कर दे रहा हूं, क्योंकि सोल्यूशन सट गया है। क्वेश्चन नंबर 18 लगाओ। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 18। चलो इसे लगाओ। किसी विद्युत बल्ब पर 100 वाट और 200 वोल्ट अंकित किया गया है। बल्ब की धारा और प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, दोनों। बल्ब की धारा पहले ज्ञात करो या प्रतिरोध ज्ञात करो, तुम्हारा मन क्या ज्ञात करना है, लेकिन दोनों ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर मेन आपको वैल्यू जो आपको दिया हुआ है, ये प्रतिरोध का दिया है, लेकिन अपने मन से धारा भी ज्ञात कर लेना। चलो धारा भी ज्ञात करना, तुमको कुछ सेकंड दे रहे हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि तुम तुक्का मार कर निकल जाओगे। ये तुम्हारा क्वेश्चन जो है ये बनाने वाला क्वेश्चन है। चलो देखो यहाँ पर क्या है? वाट क्या है? वाट है पावर, पावर दिया है। पावर बराबर क्या होता है? वी आई फॉर्मूला होता है, यानी कि वोल्ट दिया हुआ है। यहाँ पर देख लो 200। यहाँ पर क्या निकालना है? आपको धारा निकालना है, दिया है ना भाई। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर पावर कितना हो गया। यहाँ पर देखो वाट तो पावर के ऐसा यूनिट होता है ना, तो यहाँ पर 100 लिख दो, 100। यहाँ पर 100 लिख दिए, बराबर वी जो दिया है कितना दिया है? 200 वोल्ट दिया है, 200 दिया है, बताओ। और फिर यहाँ पर क्या है? आई, तो ये ज्ञात कर लो। आई क्या दिया हुआ है? आई निकालना है, यानी कि यहां से कट जाएगा 1 बाई आपको 2 आ जाएगा ना जी। 1/2 को हम क्या लिख देंगे? 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर क्या हो जाएगा? धारा हो जाएगा। सो यहाँ पर हम धारा क्या लिखेंगे? धारा लिख देंगे 0.5 एम्पियर, ठीक? ये तुम्हारा धारा का वैल्यू हो गया, यानी कि एक चीज तुम्हारा बल्ब में जो धारा प्रवाहित हो रहा है वो तो तुम निकाल लिए। देखो पूछा जाता है कुछ और ये सब निकालता है कुछ और, ठीक? अब तुम्हारा देखो धारा भी निकल गया 0.5, और तुमको प्रतिरोध भी दिया यानी वोल्ट भी दिया है यहाँ पर। तो अब तुमको क्या काम करना है भैया? तो तुमको क्या काम करना है? तुम लोग जानते हो कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V बराबर क्या होता है? IR होता है। ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैं तुमको बता रहा हूं, जो V बराबर IR। अब तुमको पता है भाई कि हमको क्या निकालना है? इसमें प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ V क्या है? V देखो, V कितना दिया है? 200 दिया है, 200। 200 बटा में आई कितना हम लोग निकाले हैं? 0.5, वहां पर देखो लिखला हुआ है। तो ये आई वाला नीचे आ जाएगा, 0.5 हो जाएगा, तभी तो यहाँ से आर का वैल्यू निकल जाएगा। अब नीचे से ये ऊपर जाएगा तो 2000 हो जाएगा, और ये बच जाएगा 2000 बटा में 5, यानी कि यहाँ से 400 बार में कट जाएगा, और आर बराबर क्या हो जाएगा? 400 ओम। आर बराबर क्या हो जाएगा? 400 ओम निकल जाएगा। यानी कि अगर प्रतिरोध पूछे तो 400 ओम हो जाएगा, अगर धारा पूछे तो 0.5 एम्पियर धारा हो जाएगा। दोनों निकल गया, बात खत्म करो, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो 19 देखो। पायरेक्स कांच के अधिक समर्थ के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है? सो पायरेक्स कांच को अधिक समर्थ बनाने के लिए इसमें मिलाया जाता है बोरेक्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोरेक्स।
निम्न में से क्या आपको समर्थवान इसको बनाता है? उत्तरदायी बोरेक्स होता है। इसके आंसर सी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 20 लगाओ। लोहे के सबसे शुद्ध वाणिज्यिक निम्नलिखित में से कौन सा है? लोहे के सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप कौन सा है? लोहा का सबसे शुद्ध जो लोहा होता है वो होता है तुम्हारा कौन सा बताओ? कच्चा लोहा होता है, इस्पात लोहा होता है, आपको जंगरोधी इस्पात होता है, ये होता है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा सबसे शुद्ध लोहा माना जाता है। ठीक, गलत हो गया, क्या गलत हो गया? हाँ, न्यूमेरिकल बनाने सीख जाओ। देखो अब हर तरीके से तुम लोगों को मजबूती देना है ना जी। अब हर तरीके से तुमको मजबूत कराना है ना जी। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ न्यूमेरिकल आ गया तो सर जी छोड़ देते हैं, नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं है। अब हर तरीके से रिएक्शन भी, केमिस्ट्री वाला सब चीज आपको फॉलो करना होगा। लोहे के सबसे शुद्ध वाणिज्यिक कौन सा हो जाएगा? पिटवा लोहा हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। लोहे का कुछ जो अयस्क है उसका नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया होगा। या देखो लोहा का कुछ अयस्क जो है वो मैं आपको बता ही देता हूँ, लिखा नहीं हूँ यहाँ पर, भूल गया लिखने के लिए। लोहा का जो होता है मैग्नेटाइट होता है, सिडेराइट होता है, आयरन पाइराइड होता है, ये सब जो होता है ये लोहा के प्रमुख अयस्क होते हैं। ठीक, क्वेश्चन है गाइस, देखो मणिक, रूबी या नीलम किसके कहते हैं? तो मणिक, रूबी या नीलम किसे कहा जाता है? ये एल्युमिनियम के ऑक्साइड को कहा जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, आराम से लगा लेना। मणिक या नीलम क्या होता है? यहाँ पर एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं जिसे हम लोग कोरेंडम कहते हैं। और कोरेंडम से क्या निकाला जाता है? एल्युमिनियम निकाला जाता है। बोला जाता है कि कोरेंडम किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। ऑक्साइड किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। तो इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देख लो। अब ये देखो, निम्नलिखित में से कृषि रीतियां हमारे जल संशोधन के प्रदूषण के लिए मूलतः उत्तरदायी रही है। यानी जल संसाधन के प्रदूषण, यानी जल संसाधन में प्रदूषण के लिए इसमें से कौन सी उत्तरदायी रही है, ये आपको बताना है। चलो ये इसका आंसर लगाओ तुम लोग, तो बढ़िया से लगाओ, समय दे रहा हूं इसीलिए, हल्दीबाजी नहीं है। टाइम सबका इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पढ़ने से क्या फायदा जब हम भूल ही जाएंगे। तो एक बार पढ़ लो, बात समझ लो, बस आगे का साइंस तुम्हारा मजबूत है। तो सभी लोग लगाओ, इसके आंसर लगाओ। अभी नहीं आएगा बिहार दरोगा का, जब तक ये वाला दरोगा क्लियर नहीं करता बाबू। ठीक, तो ये हमको लग रहा है मार्च या अप्रैल में क्लियर तक हो जाएगा। और फिर तुम्हारा अप्रैल तक तो फाइनल क्लियर हो जाएगा ये सब दरोगा। और फिर तुम देखोगे कि आगे के भर्ती पर काम लग जाएगा। इसके क्या आंसर लगा रहे हो सभी लोग? 1 2 3 4, यही तो है, यही तो दिक्कत है ना। यहाँ पर 1 2 3 4 है, ये ना है कौन ऑप्शन में। ठीक, पहला नंबर तो बुड़बक यही गलती कर दिया। अब देखो, पशुओं के खाद का प्रयोग, मैंने क्या बोला था? जैविक उर्वरक का प्रयोग से कोई प्रदूषण नहीं होता है। जैविक उर्वरक यानी कि जीव जंतु से जो उसका मल है या जो बचा हुआ पेड़ पौधे के कुछ खाई है उससे जो खाद तैयार किया जाता है उसे जैविक खाद कहा जाता है। उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, तो ये प्रदूषण नहीं करता है, आपको याद रखिएगा। रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से होता है, और पीड़कनाशी या कीटनाशी जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उसके हिसाब से हो जाता है। यानी कि 2 और 3 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। इसके हिसाब से क्या हो जाते हैं? आपको पानी देखने को मिलता है, प्रदूषित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो यहाँ से, ये लगाओ। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप को क्या बोला जाता है? आला कहा जाता है। आला मतलब कान में डॉक्टर साहब लगा के दिल भी लगा धक 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 दिल धड़कत रहेगा, उनको सुनाई देता है कि नहीं क्या बीमारी, अगर जल्दी जल्दी दिल धड़क रहा है, कम धड़क रहा है, कहाँ पर ये चीज है, कफ नहीं ना है इन पर। तो ये सब जो डॉक्टर लोग देखते हैं स्टेथोस्कोप लगाकर, ये स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, ये मुझे बताओ। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बहुत अच्छा, रेने रेने लोएंक, रेने लोएंक ने आपको इसका आविष्कार किया था। ये इसका आंसर डी हो जाएगा। स्टेथोस्कोप का आविष्कार फ्रांस के डॉक्टर रेने लोएंक ने 1816 में किया था। हाँ? और ये जो होता है हृदय या फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए होता है। और ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ध्वनि के परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ये भी कभी कभी सिद्धांत तुमसे पूछ देगा, तो आराम से लगा लेना। क्वेश्चन नंबर आपको 24 देखना है, 24 लगाइए। हाँ 24 लगाइए। पशु प्रोटीन की प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। पशु प्रोटीन में प्रथम श्रेणी का प्रोटीन, प्रोटीन क्या होता है? 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। शरीर के या उत्तक के विकास के लिए प्रोटीन की जरूरत होता है। सो अनिवार्य अमीनो अम्ल जो एसिड होता है इससे भरपूर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक प्रोटीन माना जाता है इसे। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। प्रोटीन के फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, किसी कठोर वस्तु को किसी कठोर वस्तु से टकराने के बाद घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करने में धातु के गुण का नाम क्या है? जैसे कि अगर कोई कठोर वस्तु है, यही मान लो इसमें हम क्या कही, तो इसे ऊपर धातु का तो बना नहीं, अधातु है, शीशा है। यहाँ पर मान लो यह करते तो देखो ये लोहा का बना हुआ है, और यहाँ पर हम मान लो ये नहीं, ये देखो कड़ा है, कड़ा है ना। अब ये देखो इसको मारेंगे तो आ रहा है आवाज? ना आ रहा है, देखो ये देखो।
तो ये जो धातु में टकरा रहा है और जो आवाज आ रहा है, ये किस कारण से आ रहा है? इसकी क्या विशेषता होती है कि ये आपको उत्पन्न करता है? तो किसी कठोर धातु से टकराने पर घंटी जैसी उत्पन्न कराने के लिए धात्विक गुण को ध्वनिकता कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ध्वनिकता कहा जाता है। ध्वनि जैसा आवाज आने लगता है। ये याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, सी। आघात वर्धनीय तन तन मतलब तान के लंबा तार, आघात वर्धनीय मतलब पीट पीट के चादर बनाया जा सकता है। ये सब आपको अलग होता है, ठीक। आगे चलते, ये धातु के गुण में आता है। चलो आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 26 देख लो। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध में अवरोधक का काम करता है? बताओ। अवरोधक का काम करता है। चलो बताओ इसके आंसर। हमारे शरीर में जो है त्वचा के नीचे जो चर्बी है, वसा है, वो जो होता है ये किसका? तो ये शरीर की ऊष्मा की क्षति, शरीर के अनिवार्य द्रवों की क्षति, शरीर के लवण की क्षति, और ये होता है शरीर की ऊष्मा की क्षति से रक्षा करता है। यानी ऊष्मा के लिए आपको जरूरी होता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। 27 लगाओ। कौन सी विटामिन हार्मोन शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? चलो ये देखते हैं कौन आंसर लगा रहा है इसका सही, ठीक। कौन से विटामिन जो है या आपको हार्मोन है, विटामिन हार्मोन दे दिया तो तुम लोग लगा दोगे, मुझे पता है, ठीक। यानी कौन से विटामिन हमारे हार्मोन नहीं है, देखो यहाँ पर इसे हार्मोन भी कहा जाता है और माना जाता था पहले, अब तो इसे विटामिन माना जाता है। ये कौन हो जाएगा? विटामिन डी हो जाएगा, जो कि सूरज के प्रकाश से हमारे शरीर में जल्दी से बन जाता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। इसका क्या नाम है? कैल्सीफिरोल नाम है, ठीक। और आगे चलते हैं। विटामिन की खोज फंक ने किया था। विटामिन ए के कारण आपको रतौंधी हो सकता है। विटामिन बी1 का नाम थायमीन है, आपको बेरी-बेरी रोग हो सकता है। विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो सकता है। विटामिन डी जो है कैल्सीफिरोल है, हड्डी जैसी बीमारियां हो सकती है, हड्डी में ऑस्टियोलोसिस जैसी बीमारियां हो जाती है, ठीक। तो मतलब हड्डी वाला बीमारी हो जाता है। रिकेट्स देखने को मिल सकता है। और फिर हमको बताना है विटामिन ई, टोकोफेरोल उसका नाम है, उसको नपुंसकता हो सकता है, और फिलोक्विनिन विटामिन ई का नाम है, ठीक। तो ये सब विटामिन जो होता है, विटामिन बी12 जो होता है साइनोकोबलिन उसका नाम है, उसमें कोबाल्ट स्थित होता है, ठीक। आगे देखते हैं। 28 देखो। आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान करें जिससे लोहा संबंध है। यानी लोहा जो होता है ये किस आवर्त सारणी में होता है, किस आपको बताना है? 7 में, 6 में, 8 में, समूह में बताना है। आवर्त सारणी के समूह में बताना है कौन से समूह में होता है। चलो बताओ इसका आंसर। एसएससीजीडी का मैराथन कीजिए 15 फरवरी को। अरे एसएससीजीडी तुम लोग ऐसे ही निकाल लोगे, बस ये साइंस के तुम लोग कर कर जाओ ना। एसएससीजीडी का ये कहीं बोले तुम लोगों को, ठीक। अब एसएससीजीडी वाले सोचोगे क्या तुम? ठीक। तो ये डी ब्लॉक का आपको तत्व होता है। अवत सारणी में समूह का पहचान कीजिए, डी ब्लॉक का होता है, संक्रमण धातु होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये देखोगे समूह 8 के अंतर्गत आते हैं। समूह 8 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 29 देख लो। एफयू होता है जो उसका प्रतीक चिन्ह होता है, फेरस। निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। ये मिलान करना है, चलो ऊपर ही मैंने बता दिया तो यहाँ से मिलान कर लो कुछ कुछ। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहा जाता है, इसकी कमी से स्कॉर्बी रोग हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? विटामिन सी जो दिया है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 का, 4 जो दिया हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं इसका हो जाएगा 4, ठीक। अरे यार, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका, ठीक। अब क्लोरोफिल किस में पाया जाता है भाई? तो प्रकाश संश्लेषी पिगमेंट है क्लोरोफिल, तो ये क्या हो जाएगा? बी का 1 हो जाएगा यहाँ पर। कैरोटीनाइड कहाँ मिलता है? कैरोटीनाइड है क्या? और यहाँ पर सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस, ये आपको बताना है कि इसमें से दोनों में से पहचानना है कि क्या है। हाँ, लास्ट में सबका बात सुनेंगे फिर दोस्त। चलो पहले क्वेश्चन लगा लो, सबका बात सुनेंगे। तो ये क्या होगा? ये जो होता है कैरोटीनाइड क्या होता है? एक प्रकार के शामक होता है। और ये देखोगे ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 इसका हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, और डी का क्या होगा? बचा हुआ जो डी होगा उसका क्या हो जाएगा? समझ लो। डी का क्या हो जाएगा? एंजाइम हो जाएगा एक प्रकार की। ये क्या है? सुपर ऑक्साइड डिस्क्रिमिनेटेस एंजाइम हो जाएगा। यानी कि इसमें से देखोगे तो 4 1 4 1 2 3 कहां पर दिया है? 4 1 2 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 30 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? ये बताना है इसमें से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। तो कार्बन के अपरूप जो होते हैं ग्रेफाइड होता है, जो कि मुलायम होता है, हेक्सागोनल होता है। और ये बताना है कि जो हीरा होता है कठोर पदार्थ है सबसे, ये भी आपको कार्बन का अपरूप है। फ्लोरीन, फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन भी है, बकमिस्टर फ्लोरीन भी है, कार्बन का अपरूप होता है। मीथेन नहीं होता है, यहाँ पर दिया नहीं है। बकमिस्टर फ्लोरीन C60 ये भी होता है, लेकिन मीथेन नहीं होता है। CH4 जो होता है मीथेन, इसे प्राकृतिक गैस कहा जाता है, नेचुरल गैस कहा जाता है। दलदल में, दलदली वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। गाय भैंस पगुराई करती है तो मीथेन निकलता है। मीथेन जो होता है ये CNG में भरा जाता है। सो ये सब आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखो। निम्न में से कौन से बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों रूप से व्यवहार नहीं करता है?
हाँ, ये क्या कह रहा है? ये करता है यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हटा देना चाहिए, यहाँ पर नहीं एक एक्स्ट्रा हमको लगाया गया है। हाँ, चलो चलो नहीं बनाओ, ऐसे ही बनाओ, चलो बताओ। इनमें से कौन सी बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि ग्रुप में व्यवहार नहीं करता है? ये कौन सा ग्रंथि हो जाएगा? ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटा ग्रंथि माना जाता है और जो देखोगे इससे भी छोटा ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है, ठीक, लेकिन इसको आपको ऑप्शन में रहता है तो लोग पीयूष ही लगाते हैं, पीनियल नहीं रहता है। तो ये बताना है कि बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रुप में व्यवहार नहीं करता है। ए ऑप्शन में दिया हुआ है आपका पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि प्यूटरियोड ग्लैंड जिसे कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड भी इसे कहा जाता है। ये सिर्फ आपको अंतःस्रावी ग्रंथि है ना, तो आपको याद रखिए दोनों की तरह व्यवहार करता है अग्नाशय, इसे भी याद रखिएगा। चलो, तो कहने का मतलब यह है कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह व्यवहार नहीं करता है, ये पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन 32 हो जाएगा, यहाँ पर देखो 32 से हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखो। हाँ चलो 32 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है? बेकिंग सोडा का घटक क्या है? बेकिंग सोडा को ही खाने वाला सोडा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? खाने वाला सोडा। खाने वाला वाला सोडा, खाने वाला सोडा इसे कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। सोडियम, सोडियम के हाइड्रोजन के कार्बोनेट इसका फॉर्मूला होता है, ठीक। तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम इसे बोलते हैं। इसमें क्या होगा? सोडियम तो होगा ही होगा। कैल्शियम कहां से होगा भाई? कैल्शियम थोड़े ना इसमें होता है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये देख सकते हो। सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, लेकिन इसमें कैल्शियम नहीं है, ठीक। तो कैल्शियम इसमें नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। भुवन सोडा किसे कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट का N2CO3 इंटू 10H2O, 10H2O, इसे क्या कहा जाता है? धोने वाला सोडा कहा जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। 33 देखो, डीएनए और अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो डीएनए टेस्ट कहा जाता है ना, डीएनए फिंगर टेस्ट किया जाता है। एक तो माता पिता के पहचान के लिए, अगर कोई बलात्कार कर देते हैं किसी का तो उसका डीएनए लेकर टेस्ट किया जाता है। और एक चोर को भी पता करने के लिए, डकैती चोरी ये सब बदमाशी जो करता है उसका भी पता, बड़े बड़े चोरों का। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। डीएनए जो अंगुली जो होता है ये फिंगर प्रिंटिंग इसके लिए किया जाता है। ये आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, FeTO3 नामक लौह अयस्क का रासायनिक नाम क्या है? ये बताना है कि जो ये लौह अयस्क है, कौन सा लौह अयस्क है भैया? Fe2O3। ये जो लौह अयस्क है ये आपको बताना है इसका रासायनिक सूत्र क्या है? मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है, हेमेटाइट है, आयरन पायराइट है? चलो बताओ। क्या हो जाएगा इसका? हाँ, देखो यहाँ पर मैग्नेटाइट जो होता है सबसे शुद्ध होता है। मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4 होता है, Fe3O4 होता है, ठीक। लेकिन हम लोग देखेंगे कि ये आपको हेमेटाइट का ही है। जो ऑप्शन दिया हुआ है वो हेमेटाइट का है, ठीक, क्योंकि Fe2O3 दिया हुआ ना, ये क्या हो जाएगा? हेमेटाइट का हो जाएगा, ठीक। सो हेमेटाइट शुद्ध माना जाता है मैग्नेटाइट को, लोहा का अयस्क में। बाकी ये सभी लोहा के अयस्क ही है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडो, आयरन पायराइट। आयरन पायराइट को ही क्या बोला जाता है? मूर्खों का सोना कहा जाता है, ठीक, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, लॉक जो निम्नलिखित में से किस रोग का अंतिम है? लॉक जो होता है ये खतरनाक बीमारी है, बैक्टीरियल बीमारी है, और ये किसके कारण होता है? जिसे हम लोग कहते हैं धनुष कंटार रोग। यानी कि टेढ़ा शरीर आगे की तरफ झुकने लगता है, टेढ़ा होने लगता है। और ये किसका बीमारी है? ये है तुम्हारा टिटनस का। तो जब भी टिटनस का सुई दिलाने के लिए गार्जियन लोग बोलते हैं दिला लिया करो, बहुत खतरनाक बीमारी है, कभी भी उपट सकता है, कभी भी तुम्हारा दिखाई देने लगता है अगर टिटनस होगा तो। और ये बैक्टीरियल बीमारी है, यानी जीवाणु वाला। क्वेश्चन नंबर 36, किसी सफेद कपड़े में लगा हुआ करी का दाग साबुन लगाने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है, क्योंकि साबुन की प्रकृति होती है। ये क्या बोल रहा है? देखो अब ऐसे कुल क्वेश्चन को क्या करना होता है, ऐसे कुल क्वेश्चन को तुमको ध्यान से पढ़ना होता है। और तुमको पढ़ना होता है अमल छार। अमल छार को सोचना होता है। क्या सोचना होता है? कि क्या बताया गया था लिटमस पत्र के बारे में, ठीक। तो किसी सफेद कपड़े में लगा करी, करी मतलब करी होता है ना, जो क्या उसे बोला जाता है, परे बोला जाता है, करी बोला जाता है, जो भी सब्जी उपजी का दाग साबुन लगने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? लाल भूरे रंग में बदल जाता है। तो साबुन की प्रकृति कैसी है बताओ? क्या होगा इसका? बहुत अच्छा। वैसे भी साबुन की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, ठीक। तो हाँ, ये हो जाएगा, इसका क्षारीय होता है।
क्वेश्चन नंबर 37 देख लो। पके हुए टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पका हुआ टमाटर जो होता है, इसमें जो लाल रंग होता है, ये कैरोटीनोइड कैरोटीनोइड लाइकोपीन के कारण, लाइकोपीन ही देता है लेकिन इसका फुल जो हो जाएगा, कैरोटीन भी पाया जाता है इसमें, तो कैरोटीनोइड आपको लाइकोपीन के कारण होता है, जो आपको देखोगे कैरोटीन के कारण ही गाजर का भी लाल रंग होता है। सो ये आपको लाइकोपीन दे देता है, लेकिन पूरा आपको नाम याद रखना होगा। 37 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपको बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 देखो। किसी पिंड के संवेग उसके निम्न गुणनफल परिभाषित करते हैं। संवेग क्या होता है भैया? संवेग मोमेंटम जिसे बोला जाता है, पी बराबर क्या होता है? एमवी होता है। तो ये किसको परिभाषित करते हैं? भार और वेग को, जी नहीं। द्रव्यमान और लंबाई को, जी नहीं। द्रव्यमान और वेग को। इसके आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर डी हो जाएगा। इसे आंसर क्या लगा लेंगे हम लोग? डी लगा लेंगे। संवेग वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 39 देखो। सापेक्ष घनत्व किसका अनुपात होता है? सापेक्ष घनत्व कभी भी निकालेंगे तो हम लोग किसके अनुपात में निकालेंगे? पदार्थ का घनत्व, जल का घनत्व। पदार्थ का घनत्व 0 डिग्री पर जल का घनत्व, 4 डिग्री पर जल का घनत्व, पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व 4 डिग्री पर जल का घनत्व। ये क्या होगा इसके आंसर? ये आपको बताना है। चलो बताओ। कोई भी चीज को सापेक्षता से ज्ञात करते हैं ना, कि वो उससे कितना गुना अधिक है या कितना गुना कम है, तो हम लोग एक सापेक्षता के सिद्धांत देखते हैं। सापेक्ष रिलेटिविटी यानी रिलेट कर कर देखते हैं, ठीक। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। ई बराबर एमसी स्क्वायर सिद्ध किया था, ठीक। तो ये सापेक्ष घनत्व जो है, ये किस क्या होता है? तो पहले पदार्थ की हम घनत्व देखते हैं और उसके भाग कर देते हैं जल का घनत्व, तो कोई भी चीज का सापेक्ष घनत्व निकल जाता है। यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे पदार्थ का घनत्व, यहाँ पदार्थ का घनत्व, डेंसिटी घनत्व, बटा में क्या होगा? अपना जल का घनत्व। ये जो हो जाएगा, यही तुम्हारा कोई भी चीज का अगर सापेक्ष घनत्व निकालना हो तो निकल जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ए हो जाएगा। चलो चलो जल्दी जल्दी चल रहे हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा। 40 देख लो। निम्नलिखित में से विस्थापन के बारे में कौन सी बात गलत है? निम्नलिखित में से विस्थापन के बारे में कौन सी बात गलत है? बताओ। यह घनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं होती है। इसकी एसआई इकाई मीटर होती है। यह हमेशा घनात्मक होती है। चलो यहाँ पर देखो। चलो लगाओ इसके आंसर क्या तुम लोग लगा रहे हो? चलो बताओ। भाग सर जी, जल्दी खत्म कीजिए लव गुरु। अरे भाग कहने से होगा जी। अरे उड़ा दे मतलब, कैसे करे? खाली आंसर बताते चले मतलब, अरे समझ में ना आ रहा है। निम्नलिखित में से विस्थापन के बारे में कौन सी बात गलत है? ये घनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकती है, एकदम सही है। विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं होती है, एकदम याद रखना। कभी भी विस्थापन दूरी से अधिक नहीं, क्योंकि विस्थापन दो पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, और दूरी जो टोटल आपको तय किया गया आपको बताया जाता है, ठीक। इसकी एक एसआई इकाई भी मीटर ही होती है। यह हमेशा घनात्मक होती है, गलत है, क्योंकि आपको देखो पहला ही स्टेटमेंट में दिया है घनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकती है। ये आपको स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। इसके आंसर डी हो जाएगा, डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 41। आतिशबाजी में हरा रंग किसके लिए, किसके क्लोराइड के लवण के कारण दिखाई देता है? सो आतिशबाजी में हम देखोगे हरा रंग जो होता है बेरियम के क्लोराइड के कारण दिखाई देता है। स्ट्रेंसियम के कारण लाल दिखाई देता है। सोडियम के कारण पीला दिखाई देता है। ये सब जो होता है आतिशबाजी में तुमको दिखाई देता है, यानी पड़क्का फोड़ोगे तो। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बेरियम के कारण। क्वेश्चन 42 देखो। प्राकृतिक में सर्व पादप पर निर्भर कीटों को खाते हैं। अब इसे ध्यान से देखना है, ध्यान से लगाना है, ठीक। ध्यान से लगाओ। प्राकृतिक में सर्प जो होते हैं, सर्प पादप के निर्भर कीटों को खाते हैं। पादप क्या हो गया? सबसे पहले उत्पादक हो गया। कीट क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, क्योंकि वो खा रहा है। प्राथमिक उपभोक्ता। सर्प क्या हो गया? द्वितीय उपभोक्ता हो गया, क्योंकि वो कीट को खा रहा है। अब आगे देखो, खाते हैं। यदि मोर सर्प को खाता है, मोर क्या करता है? सर्प को खा जाता है। तो मोर जब सर्प को खा जाता है, तो मोर निम्न में से क्या होगा? इसमें तो तृतीय कोई उपभोक्ता दिया ही नहीं है, यानी कहीं ना कहीं शीर्ष पर जो बात होगा, तो शीर्ष पर स्थित जो हो जाएगा उपभोक्ता हो जाएगा। शीर्ष पर स्थित उपभोक्ता होगा। वरना देखोगे उत्पादक सबसे पहले होते हैं, फिर क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं, वो सिर्फ शाकाहारी होते हैं। फिर द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, जो कि शाकाहारी के साथ मांसाहारी भी होते हैं। फिर तृतीय उपभोक्ता होते हैं, जो सिर्फ मांसाहारी होते हैं, वो शीर्ष पर होते हैं। वो क्या होते हैं? खाद्य स्तूप के शीर्ष पर होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। और यहाँ पर और एक चीज और भी ध्यान में यहाँ पर रख लो। क्या यहाँ पर ध्यान में रखोगे? चलो मैं बता रहा हूँ कि इसके बाद आपको अब घटक आते हैं, माने मरे हुए सड़े हुए को मिट्टी में मिला देना। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले से डुबाया जाता है, इसका दूसरा सिरा क्या होगा? लकड़ी के एक चम्मच को आइसक्रीम से डुबाकर लबालब मारा जाता है, तो एक सिरा, तो दूसरा सिरा पर क्या होगा? आप ही चैनल पर नेट इशू होने लगता है, हमारे यहाँ तो नेट इशू नहीं हो रहा है, अब कहीं हम बताएं।
अब बताओ हम क्या कर सकते हैं इसमें, बताओ तुम ही बेरोजगार विषय। हाँ चलो, तो ये क्या है, लकड़ी के एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया जाता है तो इसका दूसरा सिरा, भाई लकड़ी क्या होगा, मान लो यही चीज है, लकड़ी है, इसको एक से उठाकर खाते हैं तो क्या वो जहां से हम पकड़े रहते हैं वो ठंडा होता है? जी नहीं होता है, क्योंकि भाई वो कुचालक होता है। ठीक, तो चालन की प्रक्रिया ठंडा नहीं, समन की प्रक्रिया द्वारा ठंडा नहीं, विकिरण प्रक्रिया नहीं, ये ठंडा ही नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये कुचालक होता है, ये ठंडा ही नहीं होगा। समझ में आ गया लो? हाय देखो क्वेश्चन नंबर 44, परिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण, देखो यहाँ पर परिस्थितिकी तंत्र के तत्व के चक्रण, तत्व में क्या हो जाएगा, पानी वाला भी चक्रण हो सकता है, ऑक्सीजन का भी चक्रण हो सकता है, यानी भूमि पर जो भी आपको अलग अलग जो पाए जाते हैं तत्व होते हैं उनका भी चक्रण हो सकता है। ये सभी चक्रण जो होता है ये भू रासायनिक चक्रण के अंतर्गत आता है, जैव भू रासायनिक चक्रण, जैविक भू रासायनिक चक्रण के अंतर्गत आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? हो गया बात वही, स्टेथोस्कोप यानी आला, आला जो काम करता है ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये होता है ध्वनि के परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। परिवर्तन यानी ध्वनि जो होता है उसमें लड़ता है और फिर वापस आकर सुनाई देता है, वही ध्वनि का परिवर्तन सिद्धांत होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 46 लगाओ, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार करना है और देखना है कौन सही लगा रहा है, एक दूसरे को कॉपी मत करना। ये प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रिया है, ये पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है, यानी कौन जोड़ती है, प्लस करती है कार्बन चक्र में CO2। ठीक, इसमें क्या क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण, भैया ये प्रकाश संश्लेषण में क्या निकलता है, O2 निकलता है, तो पहला नंबर ये तो खत्म हो गया। श्वसन में क्या होता है, हम लोग CO2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, एकदम सही है, ये तो आपको हो गया। सह पदार्थों का अपक्षय यानी कि जिनमें आपको सादी चट्टानों यानी जैव पदार्थ वाले चट्टाने जड़ेगा तो यहाँ पर CO2 निकलेगा, एकदम सही है। ज्वालामुखी क्रिया से सल्फर के ऑक्साइड CO2 भी निकलता है, यानी CO2 इसमें से निकलेगा, ये भी बात सही है। ये देखोगे सब चीज निकलेगा, यानी कि 2 3 4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी। ये देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा कोशिकांग किसी किसी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ रखता है? इसमें क्या असल बात है ना कि इसमें जो एंजाइम पाया जाता है उसमें सब चीज घुल सकता है, यहाँ तक कि एंजाइम भी घुल सकता है, प्रोटीन भी घुल सकता है, सेलुलोज भी घुल सकता है, सब चीज को घुलाने की क्षमता इसके पास होती है, यानी सब प्रकार के घुलाने के लिक्विड के पास रहता है। इसलिए इसे कहा जाता है कि आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये क्या करता है, जब देखता है कि कोशिका मरने वाला था पहले ही घुलाकर उकर मुआ देता है, कहता है चल हटा, पूरे को ब्लास्ट कर देते हैं, यानी अपना ही कोशिका को खा जाता है, खत्म कर देता है। ठीक, इसका क्या नाम है, लाइसोसोम नाम है, जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। डी ड्यूबो ने इसकी खोज किया था। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देखो, रेडियार किस बायोम के जंतु है? रेडियार, रेडियार जो है ये किस बायोम की जंतु है? तो रेडियार जो है एक हिरण प्रकार की पाई जाती है, बड़ा बड़ा उस पर धब्बा की तरह होता है, बड़ा मोटा मोटा होती है, हिरण का ही किस्म है और ये ठंडे क्षेत्रों में मिलती है, यानी शीतोष्ण कटिबंध में ये मिलने वाली आपको जानवर होती है। तो रेडियार आपको याद होना चाहिए। हेलो, आना है बस क्लास खत्म कर कर, आधा घंटा में खत्म हो जाएगा। देखो, जब रेडियार पूछे कि कहां पाई जाती है तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, शीतोष्ण कटिबंधीय में नहीं, ये उससे भी ऊपर पाई जाती है, ध्यान में रखना, मैं यहाँ पर कंफ्यूजन है। यहाँ पर देखो ये क्या पूछा, रेडियार कहां पर पाई जाती है, तो ये वहां पर पाई जाती है जहां पर बहुत ही ठंडा पड़ता है, ध्रुवीय वाला क्षेत्र जैसे हो गया, यहाँ पर लाइकेन्स और मोम्स दिखाई देते हैं, वो कौन सा क्षेत्र हो जाता है, टुंड्रा बायोम में पाई जाती है। टुंड्रा बायोम में बहुत ऊपर तक ये पाई जाती है, ठंडा वाला क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक, तो ये देखोगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, ए, टुंड्रा बायोम में पाई जाती है। टाइगा वन भी होता है, शंखधारू वन जो होता है, शंखधारू किस्मस किस्मस वाला क्षेत्र देखो ना, किस्मस में शंखधारू वन को दिखाया जाता है, क्रिसमस वाला, मेरी किस्मस तेरी किस्मस उसकी किस्मस, तो इसमें टाइगा बायोम जो टाइगा वन है उसके बारे में बताया जाता है कि वो जो है शंखधारी होती है, मुलायम लकड़ी होता है। टुंड्रा उससे ऊपर होती है, मतलब ज्यादा ठंडा जहां पड़ता है वहां पर टुंड्रा देखने को मिलती है, वहीं पर रेडियार नामक आपको जीव देखने को मिलता है। चलो आगे देखते हैं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 49 देखो, निम्नलिखित में से संयोजक उत्तक नहीं है, इसमें से बताना है इसमें से कौन सा संयोजक यानी कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, इसमें से बताना है कौन से कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, तो ये बताओ, अस्थि, उपास्थि, रक्त, कंकाल, पेशी, ये बताना है इसमें से कौन सा नहीं है, लगाओ इसके आंसर।
कंकाल पेशी जो होते हैं, माने कंकाल के ऊपर जो पेशी होते हैं वो कंकाल पेशी थोड़े ना इसमें होते हैं, ठीक। बाकी ये सभी कनेक्ट करता है एक दूसरे को, अस्थि उपास्थि रक्त, रक्त भी है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये सब आपको है, लेकिन यहाँ पर कंकाल पेशी नहीं होगा। आगे देखते हैं। 50 देखो, धुएं से आंख में जलन पैदा करने वाला होता है। धुआं से आंख में जो जलन पैदा करने वाला होता है, ये क्या होता है भैया? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर अगर मिला रहेगा धुआं में तो तुम्हारे आंख में से क्या आने लगेगा? आंसू आने लगता है, ठीक। तो इसका ये आपको आंख में जलन भी पैदा करने लगता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 51 देख लो। निम्नलिखित में से एक बहुकोशिकीय जीव है, इसमें से बताना है इसमें से कौन से बहुकोशिकीय जीव है। पैरामेशियम हो गया, क्लाइडोमोनाज हो गया या अमीबा हो गया, ये जो होता है एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें आप देखोगे कि स्पंज जो हो जाता है, जो समुद्री क्षेत्र में मिलता है, ये देखोगे कि ये कहां पर मिलता है आपको, तो स्पंज जो हो जाता है ये क्या होता है? बहुकोशिकीय जीव होता है। स्पंज जो होता है ये बहुकोशिकीय जीव होता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 52, ओमार सीट तुम लोग का चेक होता है, ओमार सीट। सो ओमार सीट जो चेक होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है ओमार का? तो ये तो क्वेश्चन पहले भी मैं करा रखा हूं। ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, यानी कि ये जो ओमार सीट तुम्हारा होता है उसको चेक किया जाता है मशीन के अंतर्गत, जिस पर तुम गोल गोल फॉर्म भरते हो ना, उसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 देख लो। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से स्रावित करता है। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम जो है कौन? लाइपेज। लाइपेज कौन स्रावित करता है भैया? तो अग्नाशय करता है, ओबीसी सी बात है। लाइपेज का श्रवण कौन करता है? अग्नाशय करता है, ठीक। हाँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 लगा लो। निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हो जाएगा? बीपी का लिए साइंस, अरे हमारा बस साइंस तुम देख लो ना। इस साइंस के, इस साइंस से तुमको एक भी चीज छूटने वाला नहीं है, इतना तो याद रखो। ये ऑपरेटिंग यूनिक्स, यूनिक्स क्या होगा? एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 देख लो। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? जो सोलर सेल द्वारा सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कोचीन हवाई अड्डा है। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कोचीन हवाई अड्डा है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 50, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी जहां पर शुद्ध रक्त का प्रवाहन होता है हृदय से शरीर के अन्य क्षेत्रों में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन किया जाता है, इसका क्या नाम है? महाधमनी नाम है, जो कि सबसे बड़ा धमनी है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर ओजोन परत का क्षय का कौन सा गैस है? सो ओजोन परत जो पाया जाता है इसका आपको O3 होता है, समताप मंडल में मिलता है, समताप मंडल में मिलता है, इसे याद रखिएगा। और इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे बड़ा दोस्त आपको दुश्मन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक। इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था और ओजोन डे हम लोग मनाते हैं 16 सितंबर को, क्योंकि 16 सितंबर 1987 में ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल कहां से शहर है? कनाडा का शहर है। आगे देखते हैं। ये पराबैंगनी किरण से ओजोन लेयर हमारी रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 58 लगाओ इसे। जैव विविधता ह्रास के कारण क्या है? जैव विविधता ह्रास के कारण क्या है? आवासों का विनाश है, वन जीवों का अवैध शिकार है, बाहरी प्रजातियों का प्रवेश है, ठीक है। आवास का विनाश हो रहा है, जैव विविधता घट रहा है, वन जीवों का अवैध शिकार हो रहा है, जीव जंतु पेड़ पौधे ही तो जैव विविधता लाते हैं, और बाहरी प्रजाति प्रवेश कर रहे हैं तो अपना प्रजाति खत्म हो रहा है। इसके चलते आपको ये देखने को मिलता है, ये सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, जैव विविधता के कारण जो ह्रास हो रहा है, ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 59 देख लो। बल और बल की दिशा में विस्थापन बल के गुणनफल द्वारा दर्शाया जाता है। तो बल, बल हो गया यानी कि फोर्स हो गया, और बल की दिशा में विस्थापन पॉजिटिव होता है, कार्य यानी कि सकारात्मक कार्य होता है, ये आपको कार्य कहा जाता है। इससे यानी वर्क डन, कार्य का मतलब क्या होता है? जूल होता है, मतलब एफ बराबर क्या होता है? एफ एस, ठीक। एस यहाँ पर लिख सकते हो या डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डी इंटू कोस थीटा, ये भी इसका फॉर्मूला होता है, एंगल भी डिपेंड करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 देख लो। चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर क्या होगा? चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करोगे, चूने के पानी हो गया, इसमें CO2 तुम प्रवाहित कर रहे हो तो बनता है CaCO3, और ये क्या हो जाता है? ये दूधिया हो जाता है। क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है, ठीक। तो CO2 चूने के पानी में प्रवाहित करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? दूधिया कौन कलर का होता है भाई? इतना भी नहीं याद है तुम लोग को?
दूध किस कलर का होता है? सफेद कलर का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। अरे अब हो गया, बस लास्ट ही चल रहा है, अब क्या। ये देखो क्वेश्चन नंबर 61 लगाओ। सूची को मिलान करना है। देखो झट से सूची को मिलान कर देते हैं। यहाँ पर क्या दे रहा है? लैक्टिक एसिड दे रहा है। लैक्टिक एसिड कहाँ होता है? आपको खट्टे दूध में होता है, खट्टी दही में होता है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको? ये हो जाएगा टार्टरिक एसिड। टर आम में पाया जाएगा, इमली में पाया जाएगा, अंगूर में पाया जाएगा टार्टरिक एसिड। तो खट्टे जो कच्चा आम होता है उसमें भी टार्टरिक एसिड मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये इमली में मिल जाएगा, यहाँ पर इमली में, खट्टा आम में और अंगूर में। ऑक्सैलिक एसिड कहाँ पाया जाएगा? और सिट्रिक सिट्रिक एसिड खट्टे चीज में पाया जाता है, यानी नारंगी में पाया जाएगा, संतरा में पाया जाएगा। ऑक्सैलिक एसिड कहाँ पाया जाएगा? टमाटर में पाया जाएगा। मिलान कर लो आराम से। इसका आंसर क्या होगा? एक फोर दे रहा है, एक फोर दे रहा है, यानी डी आंसर हो जाएगा। एक तो आराम से लगा लेना। ठीक, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 62 देख लो। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? भैया मच्छर भी दो प्रकार के होते हैं, नर मच्छर और मादा मच्छर। मादा मच्छर अंडा देती है, बच्चा पैदा करती है, अंडा देती है। लेकिन नर मच्छर क्या होते हैं? सहयोग करते हैं। ठीक, तो नर मच्छर जो होता है, नर मच्छर क्या करता है? कहता है कि हमारा भोजन जो हो जाएगा ये पेड़ों के छाल से हो जाएगा, वनस्पति से हो जाएगा, ये हम अपना भोजन कर लेते हैं। लेकिन मादा मच्छर की मजबूरी है खून पीना। तो आम भाषा में हम लोग के गांव में देखोगे कि एक कहावत कहा जाता है कि हमारा खून पी के मनबू का, यानी कि जब ये फीमेल ही बोलते हैं, मेल नहीं कभी भी, मतलब फीमेल को ही बोला जाता है, मेल बोलते हैं, लेकिन फीमेल नहीं कभी बोलती है कि का हमारा खून पी के मनबा का। काहे कि जानते हैं ये एक कहावत बन गया, क्योंकि जो फीमेल मच्छर होती है वो खून खून पीती है। खून किस लिए पीती है? अपने बच्चे को प्रोटीन देने के लिए, अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए, क्योंकि बचवा तो उसी को पालना है, बचवा उसी को पैदा करना है, इसी के लिए वो खून पीने लगती है। ठीक, तो ये क्या करती है? नर मच्छर जो होता है ये पादप के रस पीते हैं, और जो मादा मच्छर होती है वो खून पीती है। ठीक, डाइन होती है मादा मच्छर। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा, क्योंकि डाइन देखोगे हम लोग के आम भाषा में डाइन जो होती है खून पीती है, अपने खून पीती है, बच्चे छोटे छोटे बच्चों को खून पी जाती है। वैसे ही देखोगे कि नर मच्छर भी क्या होता है? ये पादप का रस पीता है, लेकिन फीमेल वाली मच्छर खून पी जाती है। अरे मजाक किए, डाइन ऐसा कुछ नहीं होता है, डाइन उन कुछ नहीं होता है। हमने पास भेज देना कोई डाइन होगा तो। क्वेश्चन नंबर 63 देखो। निम्नलिखित में से कौन सा लार सलाइवा का लाभ नहीं है? सलाइवा में क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है, पता होना चाहिए तुमको, टाइलिन पाया जाता है। ठीक, तो सलाइवा का इसमें कौन सा लाभ नहीं है ये बताना है। चलो बताओ। होता है सर विलेज में। चलो, निम्नलिखित में से लार जो सलाइवा का लाभ नहीं है, ये निगलने में मदद करती है, मुलायम कर देती है, ये मुख में दांतों के साफ करने में मदद करती है, होठों और जीभा के बीच को गति करती है। नहीं तो सूख जाएगा मुंह, तो फिर कैसे तुम बोल पाओगे, उड़ू उड़ू बोलने लगोगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ये आरबीसी में वृद्धि नहीं करती है, इसका ये काम नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये लार का काम नहीं है। यानी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 देख लो। एबी रक्त वाले व्यक्ति को कभी कभी स्वार्थिक रक्त अदाता कहा जाता है। यानी ये क्या कहा जाता है? स्वार्थिक रक्त अदाता कहा जाता है। अदाता मतलब एक होता है दाता, एक होता है अदाता, यानी कि हमको दो। दाता मतलब हमको दो, यानी ये सबसे ले सकता है रक्त, यानी इसे क्या कहा जाता है? स्वर्गाही कहा जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। और ओपी जो होता है ओ को क्या कहा जाता है? ओ नेगेटिव को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी किसी को दे सकते हैं, स्वरदाता कहा जाता है। ये अदाता बोल रहा है, आखिर क्यों अदाता है भाई? क्योंकि इसमें एंटीजन ए होता है, एंटीजन बी होता है, लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। इसके कारण इसके रक्त में प्रतिजन एंटीजन का अभाव होता है जी नहीं, इसके रक्त में एंटीबॉडी का अभाव होता है। एकदम सही है। ठीक, ये सही है। समझ में आएगा? 64 के आंसर बी हो जाएगा, बी। इसलिए खून पी जाए। झगड़ा होता है तो गजब झगड़ा होता है भाई, झगड़ा मत किसी के घर में हो, क्योंकि हमरो घर में झगड़ा होता था एकदम, मतलब कहीं बोला जाए, हमको समझ में ना आता है झगड़ा करने से फायदा क्या होता है। अगर हम लोग देखें तो हम लोग जैसे गरीब घर के लोगों को अगर देखा जाए तो जो ये जो है ना, हम लोग के गरीब घर के लोगों को सबसे बड़ा अभिशाप जानते हो क्या होता है? झगड़ा होता है। ठीक, क्योंकि हमारे गरीब घर के लोगों में एक तो खुन्नस जो होता है नाक पर होता है। ठीक, और वो भी ऐसा खुन्नस होता है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, यानी मम्मी पापा से झगड़ा कर ले, पापा मम्मी से झगड़ा कर ले, भैया भाभी से झगड़ा कर ले, भाभी मम्मी से झगड़ा कर ले, यही होता है। पढ़े लिखों में अनपढ़ में यही फर्क होता है कि पढ़े लिखे सोचेंगे कि ये झगड़ा से कोई मायने तो रहेगा नहीं हमारा जो है वो, लेकिन एक वो जन्मजात लड़ाकू लड़की होती है, उसको कहोगे ना कि 2 रोटी ज्यादा खाओ तो बोलेगी काहे के लिए 2 रोटी रोटी ज्यादा खाए, हमको मुआना चाहते हो का? फिर कहोगे 2 रोटी कम खाओ तो कहेगी काहे हम 2 रोटी कम खाए, हमको दुबलाना चाहते हो क्या कि हम मारे हुए हमको बाद में।
वो होइबे करती है जन्मजात लड़ाकू, और जन्मजात लड़का भी एक कुछ लड़ाकू होता है। लेकिन बाकी ये सबसे, अगर घर में हम देखें कि कलह जो होता है, गरीब लोगों का विकास अवरुद्ध कर देता है। अगर कलह ना हो तो एक-एक से लोग घर से जो प्रॉब्लम झेलते हैं, यानी बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं, वो कलह के चलते ही पढ़ाई करते हैं। घर में इतना कलह होते रहता है ना, कभी वो पटकाई, कभी वो पटकाई, कभी वहाँ फूट, कभी ई फूटल, कभी ई गाली, कभी वो गाली, कभी पड़ोस में लड़ाई, कभी अड़ोस में लड़ाई। इसके चलते, और ये जो होता है ये बहुत खराब चीज़ है। आने वाला पीढ़ी को ये चीज़ बदलना होगा, अगर भारत का और बिहार का विकास चाहिए तो। ये लगाओ क्वेश्चन, ये सूची को जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय, अतिवृक्क, ठीक, ये क्या-क्या आपको जो हार्मोन है ये स्रावित करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अग्नाशय के बीटा सेल्स जो देखो निकलता है, लैंगरहंस के बीटा सेल से, ये इंसुलिन का निकलता है, जिससे आपको अगर ये कम निकलने लगे तो मधुमेह रोग हो सकता है, सो इंसुलिन हो गया। देखते हैं पीयूष ग्रंथि से क्या निकलता है, वृद्धि वाला हार्मोन निकलता है, तो ये भी आप लोग आराम से लगा लीजिएगा। सनन ग्रंथि यानी कि यहाँ से प्रोजेस्टेरोन निकलता है, ये भी आप लगा लीजिएगा। कार्टिसोन जो निकलता है अधिवृक्क से निकलता है, एड्रेनलिन ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन भी निकलता है, ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये चीज आपको आराम से हो गया, ये तो बहुत आसान था। तो पहले का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, पहले का दूसरा देखो, बी में दे रहा है, ए सी में दे रहा है, तो फिर बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा तीसरा, ठीक है। फिर देखते हैं, डी का चौथा हो जाएगा, डी का चौथा हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। चलो आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 66 देखो, ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है। ब्लू बेबी वाला जो रोग होता है, ब्लू बेबी रोग, ब्लू हो जाता है शरीर में, ब्लू पड़ जाता है, ये क्या होता है। अरे भाग भाग का कह रहे हो लोग, गुरुजी भाग सर जी, भाग सर जी, हमको तो समझ में ना, अरे भाग भाग का कर रहे हो, हैं? भाग सर जी, लड़की हो कि लड़का हो, पहले ये बताओ, लो तुम, हमको समझ में ना आ रहा है, ये सब लड़की वाला बुद्धि कहाँ से समझ में आ रहा है। भाग हो, ऐसे मत बोला ना, भाग हो, ऐसे मत बोली ना, ये भाग भूक वाला तुम मत बात बोला करो, ठीक। लड़के को अच्छा नहीं लगता ये भाग भूक बोलने वाला बुड़बक। ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसकी अधिक विद्यमानता के कारण होती है। तो ये होता है नाइट्रेट, यानी नाइट्रोजन अगर मिल जाता है तो तुम्हारे शरीर में क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है रे बबुआ, ब्लू पड़ जाता है, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है, खतरनाक हो जाता है बीमारी ये, ठीक, इसका आंसर सी हो जाएगा। और भी जैसे ब्लैक रोग जो होता है, यानी आपको जो पौआ होगा ये ब्लैक हो जाएगा, ये किसके कारण होता है, ये जो होता है इसमें आपके पानी में क्या मिला रहता है, तो ये कारण होता है, ये होता है तुम्हारा देखोगे तो कहाँ है भाई, अरे ये जो ब्लैक फुट रोग होता है ये क्रोमियम कारण होता है, क्या होता है बताओ। ब्लैक फुट रोग जो होता है ये किसके कारण होता है बताइए, कोई बता सकता है इसमें से, कि हमको ही बताना पड़ेगा। ब्लैक फुट रोग जो होता है किसके कारण होता है, आर्सेनिक के कारण होता है, किसी ने बताया, सही बात है। और भी आर्सेनिक के कारण होता है, कैडमियम के कारण, इटाई इटाई मरकरी के कारण मिनीमाटा रोग हो जाता है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ देखो 67, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था। भारत में ऑपरेशन फ्लड, फ्लड क्या है भैया, ये बाढ़ वाला फ्लड नहीं है, ऑपरेशन फ्लड है दूध क्रांति से संबंधित, यानी व्हाइट रिवोल्यूशन 1970 के दशक में ये स्टार्ट किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये वर्गीस कुरियन द्वारा स्टार्ट किया गया था। चलो आगे चलते हैं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 68 देख लो, हरित बाली रोग किस फसल के लिए होता है। जो हरित बाली रोग है ये किसके लिए होता है, बाजरा, सरसों, धान या गन्ना के लिए होता है। हरित बाली रोग जो होता है ये किसके लिए होता है, बता मतलब किसमें, किस फसल में होता है, ये होता है बाजरा में। हरित बाली रोग किसमें होता है, बाजरा में होने वाला रोग है, फंगस वाला रोग है, ठीक, ये याद रखिए। क्वेश्चन आगे देखते हैं 69 देखिए, अत्यधिक ऊंचाई पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का आपको कसना क्या होता है, ये बताइए। प्रेशर कुकर जो होता है, अत्यधिक ऊंचाई पर आपको बनाना पड़ता है तो खाना, ये बोल रहा है अत्यधिक ऊंचाई पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है। एक ऐसे खाना बनाओगे तो जल्दी नहीं बनेगा, क्योंकि प्रेशर में आपको ज्यादा नहीं बन पाएगा, क्योंकि ऊंचाई पर जाते हो तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, अच्छे से खाना नहीं पक पाता है। बताओ इसके कारण क्या होगा, 69 बड़ा बड़ा ऑप्शन है तो पढ़ लिया करो, तुम लोग को समय में दे देता हूँ। हाँ? चलो ये क्या हो जाएगा, निम्नतम वायुमंडलीय दाब के कारण ये दिखाई देता है, क्या भैया, कि जल्दी से खाना ऊंचाई पर जाने पर नहीं बनता है, इसलिए हम लोग प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं ऊंचाई पर। क्वेश्चन नंबर 70 देख लो, एक फ्यूज तार कैसा होना चाहिए। चलो इसका आंसर लगाओ तो देखते कौन सही लगा रहा है, इसके आंसर लगाओ। देखिए फ्यूज का तार कैसा होना चाहिए, हम लोग अक्सर सुने हैं कि एक फ्यूज का तार क्या होना चाहिए, प्रतिरोध उसका ज्यादा होना चाहिए, गलनांक उसका कम होना चाहिए। लेकिन एक फ्यूज की तार का ये बताओ, इसमें अगर कुछ बदलाव हो जाता है तो क्या होगा, चलो बताओ।
बी लगा रहे हैं सभी लोग। साइंस टेस्ट का पीडीएफ मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, सभी साइंस पीडीएफ जब कंपाइल कर दिए जाएंगे तो दे दिए जाएंगे, ठीक। मेरा जीएफ का नाम है मफीसा। मफीसा, अरे मफीसा तो मतलब वो लग रहा है इराक ईरान तरफ के जो फिल्मिया में नहीं होता है, वो सा नाम लग रहा है। एकदम फास्ट करते हैं, चिंता मत करो, एकदम फास्ट लव गुरु। चलो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सभी लोग गलत लगा रहे हैं। अरे भाई वाह, अरे भाई वाह, तो मुझे बता दो पहले कि तुम्हारा जो फ्यूज बनेगा, फ्यूज जो बनेगा, एक बात मुझे बताओ कि क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगी? अगर सोचो खुद से, तो आगे की तरफ कैसे इलेक्ट्रिसिटी आएगा? तुम किस हिसाब से विद्युत रोधी बना रहे हो? किस हिसाब से बताओ मुझे भाई। ये चालक होता है लेकिन गलनांक इसका निम्न होता है, यानी कि यहां से पास करेगा विद्युत और ज्यादा विद्युत आ जाएगा तो गल जाएगा। भाई क्या तुम लोग लगाते हो, ऐसे थोड़े ना होता है, ठीक। ऐसे थोड़ा ना, थोड़ा से बदलाव बस कर दिए और तुम लोग का सभी का आंसर एकदम डायरेक्ट गलती दिखाई दे रहा है, सभी का आंसर गलती दिखाई दे रहा है, हाँ? सभी का आंसर गलती दिखाई दे रहा है, ऐसे थोड़े ना होता है। थोड़ा सा बदलाव कर दो क्वेश्चन में तो फिर दांत चिपोड़ दे रहे हो, क्वेश्चन नंबर 71 लगाओ। प्रकृत्व है, तो का आपको जैसे एच द्वारा आपको जो होता है आपको इंगित किया जाता है प्रतीक के रूप में, तो एच माने हेनरी के नाम से, तो इसका तो पृथक्त्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है, आराम से लगा लेना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 लगाओ। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताना है, क्या होता है बताओ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कोई खैला भी ना मरता है, कोई खाते खाते मर जाता है, ठीक। हमारे गांव में एगो लड़की है, तो हमारे गांव में एगो लड़की है, अब क्या है कि उसको चाहिए 2 थरिया खाना, खा लेती है तो फिर रात को उल्टी करती है, अगर ना खाती है तो दिन भर जाकर किसी के सामने मतलब ख्याल लेते रहती है, समझ में ना आता है कोकरा क्या है। जब खाइयो लेती है तो कहो तो ढेर पट खा ले मैंने उल्टी करता नहीं, तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए, खाना चाहिए, कायदे से खाना चाहिए, पच जाना चाहिए, ये ना कि ए भैया एकदम दलिद्दर की तरह छागनी, ये सब ना करना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है ये होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये किससे बनता है? जिप्सम से। ये कौन सा हो गया? ये जिप्सम हो गया, मतलब CaSO4 2H2O को क्या कहा जाता है? ये जिप्सम कहा जाता है। इसको 373 केल्विन पर अगर हम गर्म करेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 73 लगा लो। हाँ, ये 73 लगाओ क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जीवित लिटमस देता है? ये बताना इसमें से कौन सा जीव लिटमस देता है, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए। ये लाइकेन से बनता है, लाइकेन से। और लाइकेन किससे बनता है? तो शैवाल और आपको फंगस से बनता है, यानी कि फुंदी से और एल्गी से बनता है, ठीक। तो ये जो होता है सजीवता होता है, इसमें मेटोलिज्म होता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस लाइकेन बनता है जो मूल रूप से बैगनी रंग का लाइकेन होता है, जो कि लिटमस पत्र है। और लाइकेन जो होता है ये आपको सल्फर के जो प्रदूषक है उसका भी सूचक होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील है। तो हम लोग कौन सी विटामिन जो है पानी पीकर निकाल देते हैं, यानी हमारा जो विटामिन है, देख, ज्यादा ज्यादा पानी पीते हैं तो ज्यादा ज्यादा विटामिन ओ निकलता है, तो वो कौन सा विटामिन है भाई? विटामिन सी है। क्योंकि जब आप सुसु करते हो तो विटामिन सी उसके द्वारा निकलता है, क्योंकि तरल है सुसु भी, और उसमें क्या होता है? विटामिन सी घुल जाता है। वैसे ज्यादा जो देखोगे कि जो हरियर सब्जी भी है उसको ज्यादा तुम धोगे तो उसका विटामिन सी खत्म हो जाता है। तो ये सब आपको देखना है कि विटामिन सी का नाम है स्कॉर्बिक एसिड, और ये धोने से तुम्हारा क्या हो जाता है? ये निकल जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 75 देख लो। थैलेसीमिया ये क्या है? थैलेसीमिया आप जेनेटिक्स बीमारी भी इसे कह सकते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हो सकता है, ठीक। हाँ, चलो याद, चलो यहाँ लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, ठीक। कह रहा है वरुण की सुसु करते समय विटामिन सी निकाल देते हैं गुरुजी, तो एक काम करना, अगला दिन से चनछन्नी रखना, ठीक। विटामिन सी निकलवे ना करेगा, छान लेना, ठीक। काहे के लिए विटामिन सी निकालोगे? अरे भैया तो हम भी तो वही बता रहे हैं, तुम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हो, हाँ बुड़बक। चलो ये लगाओ, थैलेसीमिया रोग क्या होता है? थैलेसीमिया जो रोग होता है, इसमें क्या होता है? रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, यानी कहीं ना कहीं रक्त की कमी हो जाती है, और एक प्रकार के वंशागनित रक्त विकार है। ये क्या है? एक प्रकार के वंशागनित रक्त विकार है, ठीक।
बहुत अच्छा। एक प्रकार के वंशागनित रक्त विकार है, जिसमें आपको क्या होता है हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो माना जाता है कि रक्त की भी कमी हो गया। चलो यहाँ पर तुम्हारा काम खत्म होता है। चलो बताओ कैसा क्लास लगा? ठीक, अब तुम लोगों का क्वेश्चन हम लेते हैं।